Assalamualaikum Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. Let us start with the celebration because आपको पता ही है कि एक टेस्ट चल रहा था श्रीलंका में. अब हम इसलिए इस तरह कहते हैं because हमने तो जैसे कहते हैं कि नहीं कहना नहीं चाहिए कि श्रीलंका फतह कर लिया, ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस इंटेंशन के साथ हम गए थे that we are going to win, we have been winning all along. Yes, और certainly एक बड़ी कामयाबी है, तो हमने सोचा उस कामयाबी का आज सबसे पहले तस्करा हो जाए. शाहीनों ने, आप पता ही होगा आपको, इन केस नहीं पता तो हम हैं ना बताने के लिए. नहीं हो सकता कि ना पता हो. This was भाई पता तो लग गया होगा, जीत गए हैं, लेकिन आज शायद आपका इत्तेफाक हो रहा हो देखने का हमें, क्योंकि आज वैसे ही हूँ का आलम है. 9 मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में आपको पता ही है छुट्टी भी है, और इस सिलसिले में मजालिस वगैरह के बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे. लेकिन अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ. शाहीनों ने श्रीलंकन शेरों को श्रीलंका में ही ढेर कर दिया. मैं इतने सॉफ्ट वर्ड्स यूज करने की कोशिश कर रही थी, आपने तो बेचारों को ढेर ही कर दिया. मतलब आप देखिए, ढेर करना कुछ ऐसा फिर भी क्या कुछ से कहते हैं, फतह करने से तो बेहतर है. अच्छा चलो ठीक है, मतलब सेम टू सेम है. एनीवे ही डिड नॉट मेक एनी बेटर ऑफ इट. मुल्क से बाहर पाकिस्तान की बड़ी ये जीत कहेंगे हम इसको है, और दूसरे टेस्ट में इनिंग्स और 222 रन से हरा दिया है. और मैच का चौथा दिन आपको पता है कि नुमान अली के नाम रहा, क्योंकि 70 रन में उन्होंने 7 विकेटें, 70 रन के एवज 7 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं. वैसे दैट वाज क्वाइट अ बिट. इसके बारे में कल अगर सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ना तो बड़ी बातें हो रही हैं. हाँ जी, पाकिस्तान की वाहिद इनिंग में अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और सलमान आगा ने सेंचुरी इनिंग खेली है. डबल सेंचुरी पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं. सलमान आगा सीरीज़ के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं. अब्दुल्ला शफीक तो चने एस्टैब्लिश्ड हैं, वी नो ही इज टैलेंटेड. सलमान आगा जैसे बच्चे, नौजवान जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, मतलब वी आर सैटिस्फाइड कि हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है. इमेजिन करें कि वो कितने सैटिस्फाइड होंगे, बिकॉज यंगस्टर्स दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट कि यू नो कि हम वी डिजर्व टू बी हियर एंड दिस सर्टेनली. और हमारे जो कप्तान हैं हमें बड़े पसंद हैं, ऑल्दो वो काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके सीरीज़ में, लेकिन बाबर आजम ने जीत का सेहरा बोलर्स के सर बांध दिया है. पाकिस्तान ने सीरीज़ के दोनों टेस्ट जीतकर ICC टेस्ट चैंपियनशिप में 24 पॉइंट्स बना लिए हैं, और 100% कामयाबियों के साथ टेबल पर किस नंबर पर है? पहले नंबर पर. पहले नंबर पर. अब पाकिस्तान कम से कम 4 माह तक ICC की टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर ही रहेगा. ये एंड रिजल्ट आपको ये चाहिए होता है. अच्छा, आप जरा कप्तान की बात कर रहे थे. देखिए, कप्तान की होती है कप्तानी. अब उन्होंने एक पर्सनल बेस्ट अपना ऑब्वियसली कोई नहीं किया इधर, लेकिन इट वाज हिज लीडरशिप जिसमें इतना कंफर्ट है, एंड बाबर इज नोन टू प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट जिसमें बाकी बहुत एक्सेल करते हैं. अच्छा, ये जो बैनर होता है ना चैंपियंस, जिस पे लिखा होता है और उसके पीछे पूरी टीम खड़ी होती है ना, अच्छा लग रहा है. ये विजुअल बड़ा अट्रैक्ट करता है शुरू से ही, चाहे वो कोई भी सीरीज हो, कोई भी चैंपियनशिप हो, चाहे उसमें कितना भी बड़ा स्पॉन्सर का नाम हो. हाँ, बट वो चैंपियनशिप जो है ना, चैंपियंस, और उसके पीछे हमारे अपने नौजवान खिलाड़ी. अच्छा, ये टीम की सेलिब्रेशन शॉट्स भी कुछ देख लेना. मजा ही डिजर्व टू बी देयर. यू आर वेरी केक काट रहे हैं. यस ऑब्वियसली, मतलब केक के बगैर सेलिब्रेशन ही क्या हुई. हमने सोचा बड़ा सा केक इधर भी नजर आएगा, नहीं आया. सो यस, दे आर डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग एंड दे absolutely deserve to celebrate. अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे. अब एशिया कप है और उसके बाद वर्ल्ड कप है. We seem to be in good form, although this was another format, but certainly देखिए फिर भी हौसला तो मिलता ही है. और मोरल एक अपना, आपको पता है ना कि from inside you have to feel like a winner to play your best. So alhamdulillah, this is a good one. पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस वैसे बड़े कम मिलते हैं. मिले तो हमने, आपको पता ही है, क्लीन स्वीप ही कर लिया है. यस, और मिलने चाहिए और अच्छा हो. इस तरह के टेस्ट मैच हो ना तो उसमें बोरियत भी नहीं होती. बस हम जीतते रहे ना तो फिर बोरियत का कोई अंसर नहीं होता. वैसे बिल्कुल ये जरा फास्ट पेस टाइप हो गया. एंड वी वर डिस्कसिंग, ये हम सिकंदर बख्श के साथ भी कल एक्चुअली डिस्कस कर रहे थे. बट वी विल मूव ऑन नाउ बिकॉज आवर गेस्ट्स आर वेटिंग. मैच की आगे बात करेंगे, अब्दुल रज़ाक हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में, तब तक उनका इंतजार करेंगे और लेकिन आपको अपडेट करेंगे और बातें बता दें. जैसे कि आपको पता ही है कि कौमी असेंबली की मुद्दत खत्म होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के बारे में अब तक बस बातें ही हो रही हैं और कुछ क्या हो रहा है. हम भी स्पेकुलेट ही कर रहे हैं, पूछते रहते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा. कोई ठोस फैसले जो है ना वो सामने नहीं आए. इसहाक डार के अलावा निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम गर्दिश नहीं कर रहा. और ये भी मुझे लगता है कि इसहाक डार का भी नाम जो था ना वो एक शोशा छोड़ा गया था, जस्ट टू कीप फील टेक अ सेंस ऑफ हाउ एवरीबडी फील्स. ऑल्दो मेरा ख्याल है कि वो पहले ही अज्यूम कर लेना चाहिए था. नून लीग के अपने कुछ लोग तरदीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ अब भी इसहाक डार को निगरान
निगरान वज़ीर आज़म की गेम से बाहर नहीं समझते और हुकूमत की जानिब से भी अभी तक बस वक्त पर घर जाने की बातें ही हो रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और ख़िदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरान हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आज़म होगा इंशाअल्लाह। नून लीग की जानिब से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का अभी तक कोई वाज़ेह इशारा नज़र नहीं आ रहा। आज 28 जुलाई है और 6 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, मगर शहबाज पीठ का हाल ये है कि अपनी हुकूमत होते हुए भी नवाज शरीफ को वतन वापस लाने में अभी तक तो नाकाम है। बस उनकी जल्द वापस आने की बातें तो आपको पता ही है कब से हो रही हैं। नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ ही उनके मुताबिक अगले वज़ीर आज़म होंगे। अब उनकी सियासत में वापसी के लिए जो उसूली काम दरकार हैं वो तो अब तक नून लीग ने किए नहीं हैं। कुछ अरसे पहले नाअहली से मुताल्लिक अपील के इख्तियार पर एक कानून पास किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। अब सवाल ये हो रहा है कि जब मियाँ साहब अपने भाई की हुकूमत में वापस नहीं आ सके तो निगरान हुकूमत में कैसे उनकी वापसी मुमकिन होगी? क्या वो ख़तरे से खाली होगी? सदर के ओहदे पर आरिफ अलवी होंगे जो कि हुकूमत के लिए हर मौके पर रुकावट डालते आए हैं। अदलिया भी वही होगी जिसके खिलाफ नून लीग समेत दीगर जमातें धरना दे चुकी हैं। हकीकत ये है कि नून लीग के पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने और उन्हीं से द बेस्ट पर्सन टू आस्क व्हाट्स गोइंग ऑन। राना साहब, अब हुकूमत के पास अब इतने ही दिन रह गए हैं जितने के जो कि आप उंगलियों पे एक्चुअली गिन सकते हैं, तो इसमें निगरान सेटअप की नामजदगियाँ, मुशावरतें, फैसले, ये सब कुछ होना है। ये भी तय होना है कि असेंबली कब तोड़नी है। तो क्या कोई डेडलॉक हो गया है कहीं पर कि बात आगे नहीं बढ़ रही? हम यही पूछना चाह रहे हैं कि ताख़ीर किस वजह से है? नहीं, ये कोई डेडलॉक नहीं है, ना कोई ताख़ीर है, और ये फ़ैसला हो चुका है कि असम्बली जिस रोज़ अपनी मुद्दत पूरी कर रही है उससे कोई 48 आवर्स पहले जो है वो असम्बली को डिज़ोल्व किया जाएगा, ताकि इलेक्शन कमीशन को 60 की बजाय 90 दिन मैसर हों इलेक्शन के इंतज़ामात जो है वो करने के लिए। तो इसमें किसी किस्म की डिले या किसी किस्म के अबहम की कोई गुंजाइश नहीं है। और कैंपेनिंग के लिए भी 90 दिन हो, सिर्फ इलेक्शंस के इंतज़ामात ही नहीं। रहे, इस पे भी उम्मीद अभी बांधी जा रही है। राना साहब, निगरान सेटअप के लिए सिर्फ एक ही नाम अब तक सामने आया है, वो नाम है इसाक डार साहब का, और ये नाम आया फिर मुस्तरद हो गया और इसके अलावा कोई नाम हमने सुना नहीं है। आप कुछ नाम बता सकते हैं? नहीं बता सकते तो कोई इशारा दे सकते हैं कि कौन होगा? कोई साबिक जज होगा, कोई ब्यूरोक्रेट होगा, जनरल होगा, सियासी शख्सियत होगी, कोई सहाफ़ी होगा, कौन होगा? देखिए, इसमें ये कहना दुरुस्त नहीं है कि एक नाम आया और वो मुस्तरद हो गया। इसाक डार साहब का नाम किसी ने पेश नहीं किया, ना तो PMLN ने ये बात की, ना PMLN के किसी लीडर ने जो है वो बात की। ये अफवाह एक हो सकती है, एक अफवाह जो है वो एक ख़बर बना के जो है वो लीक की गई, जिस तरह से ज़राए से ख़बर देते हैं। तो उसके बाद उसकी मुस्लिम लीग नून ने भी तरदीद की। ये ज़रूर है कि ये तजवीज़ जो है ये अंडर डिस्कशन है कि भाई एक केयर टेकर सेटअप में वज़ीर आज़म जो है वो क्या कोई टेक्नोक्रेट के अलावा कोई और नहीं हो सकता, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट या जो है वो जज के अलावा कोई सियासतदान नहीं हो सकता। लेकिन इसके ऊपर कोई कंसेंसस या कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अगर ये फ़ैसला हुआ कि सियासतदान हो सकता है तो फिर यकीनन वो इसाक डार साहब भी हो सकते हैं, और इसाक डार साहब जैसा कोई और सियासतदान भी हो सकता है, किसी और जमात के किसी भी कोई लीडर जो है वो हो सकता है। और अगर इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता तो फिर जो है वो यकीनन कोई साबिक ब्यूरोक्रेट हो सकता है, साबिक जज हो सकता है।
लेकिन इसमें जो एक बुनियादी चीज़ है कि वो एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसकी एक बड़ी बेहतर रिप्यूट हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जिसके ऊपर एक अमूमी कंसेंसस हो सबका कि ये आदमी कम्पिटेंट है और ये अपनी जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज से पूरा कर सकता है। राणा साहब, ऑफ कोर्स होने को तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पर कंसेंसस होना पड़ेगा। अगर इसहाक डार को दूसरी पार्टी नहीं मानेगी तो उनका कोई बंदा होगा, क्या आप लोग मानेंगे? तो ये बात अब चलती रहे, इससे बेहतर ही होता है फिर कि कोई टेक्नोक्रेट या ब्यूरोक्रेट हो जाए। इन एनी केस पूछना आपसे ये है कि हुकूमत जाते जाते मईशत की बहाली का क्रेडिट तो ले रही है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है। डेफिनेटली एवरीबडी कैन सी इट। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा में हालात कंट्रोल में नहीं लग रहे। हालात बिगड़े कैसे, ये आपसे पूछना चाहते हैं, और संभालना मुश्किल क्यों हो गया? देखें, अमन व अमान की सूरत हाल अगर स्पेसिफिक मानी में लें तो ये नहीं कहा जा सकता कि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो दुरुस्त नहीं है। KPK में दहशत गर्दी जो है वो वहाँ पे सर उठा रही है, और उस दहशत गर्दी को कुचलने के लिए, उसे जो है वो उसका कला कुमा करने के लिए आपके इल्म में है कि हर रोज़ जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो पूरी जो है वो नेक नीति से और पूरी बहादुरी से जो है वो पूरी कमिटमेंट के साथ जो है वो दहशत गर्दों का पीछा कर रही हैं। रोज़ हमारे जवान और हमारे अफसर जो है वो शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, रेंजर्स के लोग शहीद हुए हैं, पाक फ़ौज के लोग और जवान जो हैं अफसर और जवान शहीद हुए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की या रियासत की कतई कोई कोताही नहीं है। वो पूरी तरह से इस यानी जो ये दहशत गर्दी का नासूर है उसको कुचलने के लिए जो है वो कोशिश कर रही है, और इसमें कोई कसर उठा नहीं रखी जा रही। तो उसमें जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जी ये हुआ कैसे, तो वो तो आपके इल्म में है कि पिछली गवर्नमेंट के वक्त में एक पॉलिसी अपनाई गई और कुछ लोगों को वापस आने की इजाज़त दी गई, और समझा ये गया कि ये लोग वापस आके मुल्क के आइन और कानून की बालादस्ती को जो है वो तस्लीम करेंगे और मुआशरे का हिस्सा बनेंगे और अमन के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन वो बात गलत साबित हुई। उन्होंने आगे फिर वही काम शुरू कर दिया जो वो पहले से करते आ रहे थे। अच्छा, अब कमिंग बैक टू सियासत, राना साहब, आज 28 जुलाई है। 6 साल पहले याद ही होगा आपको कि इसी दिन मियां नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा और इंतखाबी सियासत से आउट किया गया था। उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी और उसके बाद आज एक बार फिर आपकी हुकूमत है। 1 साल रही है, लेकिन आप नवाज शरीफ साहब की अमली सियासत बहाल नहीं करा सके। अब ये कहाँ निगरान हुकूमत के दौर पर ही सर्टनली छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या इस बारे में कोई सवाल उठता है अंदर? कोई इस जमात में बात होती है कि सब इख्तियार होने के बावजूद भी हम अपने कायद को वापस नहीं ला सके, उनकी सियासत नहीं बहाल करा सके? नहीं, यही बात जो है वो गलतफहमी पे मबनी है कि शायद ये इख्तियार जो है वो हुकूमत का था। ये इख्तियार हुकूमत का नहीं था। मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसा फ़ैसला जिस फ़ैसले को कोई तस्लीम नहीं करता, सभी कहते हैं कि ये एक बाइस फ़ैसला था, और ये एक ऐसे चीफ जस्टिस ने जिसकी इंटेग्रिटी, जिसकी जानबदारी जो है वो पूरी तरह से यहाँ है, बाद में मुख्तलिफ़ हवालों से जो है वो साबित भी हुई, बल्कि ख़ुद भी वो इसके ऊपर जो है वो शर्मशार है, और जो उसका इस वक्त उसकी सूरत हाल है वो भी सभी के सामने है। तो ये एक अदालती फ़ैसला है, उनको जो सज़ा हुई वो भी एक अदालती फ़ैसला है। भले उस जज ने बाद में इस बात को तस्लीम किया कि उसने अंडर प्रेशर जो है वो गलत सज़ा दी, लेकिन वो अदालती फ़ैसलों के ख़त्म होने का जो है वो एक तरीक़ाकार है। वो तरीक़ाकार अपनाया गया और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा जो है वो बरी हुई। मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना और उस तरीक़ाकार को ऑप्ट करना जो है वो आइन और कानून का तकाज़ा है। तो वो इंशाअल्लाह ताला जब भी और होपफुली बहुत जल्द जो है वो आएंगे, उस तरीक़ाकार को ऑप्ट किया जाएगा
उनकी वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, अदालत में पेश होंगे, उनकी अपीलों के ऊपर जो है वो समाअत होगी और उसके बाद वो इंशाअल्लाह ताला वो बरी होंगे और उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं या उन्हें अमली सियासत से जो अलहदा किया गया एक साजिश के तहत वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। चलिए जी, आप कह रहे हैं दोबारा कि ये अदालत ने सर्टनली फ़ैसला किया था, ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, एक कानून साजी की है, उसके बाद कोई सच पेशरफ्त हुई नहीं है। अब आप फिर पुरुम्मीद हैं एक मरतबा फिर कि वो आएंगे, प्रोटेक्टिव बेल लेंगे और उसके बाद अपने मामलात को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कब आते हैं। वैसे बीच में कहीं 14 अगस्त की तारीख भी आई थी, बट बीच में बहुत सी बातें हो रही थी कि सितंबर से पहले तो नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली अगर कैंपेनिंग होनी है और इलेक्शंस भी आ रहे हैं तो अब ना आए तो देन देयर इज नो पॉइंट इन कमिंग बैक। वैसे पता है क्या, बस एक लेट्स सी कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह करे कि 90 दिन में इंतखाबात हो जाएं और इंतखाबी प्रोसेस और पर्टिकुलरली जमहूरी प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि हम तो यहाँ पर जितने भी सहाफ़ी लोग होते हैं वो तो यही चाहते हैं कि जमहूरियत का तसलसल बरकरार रहे और यही इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए अवाम अपना फैसला सुना सकते हैं। लेकिन हम भी पुरुम्मीद हैं कि ऐसा होगा। हम पुरुम्मीद हैं, बिल्कुल हैं, हम पुरुम्मीद हैं। हम हैं पुरुम्मीद। Don't do that. नहीं वैसे क्या, मैंने कुछ भी नहीं कहा। I did not say a word. Exactly. जब आप कभी कभार कुछ नहीं कहते ना तो that says a lot as well. But हम पुरुम्मीद हैं। अभी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज 9 मुहर्रमुल हराम है। मुल्क भर में आशूरा मुहर्रम के हवाले से मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। ज़ाकिरीन और उलमा मैदान करबला में पेश आने वाले वाक़यात बयान कर रहे हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत बताए जा रहे हैं। आज 9 मुहर्रम की मुनासिबत से जुलूस भी निकाले जा रहे हैं शबीए अलम और जुलजना के। इस हवाले से हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आपको अपडेट भी करेंगे। सबसे पहले कहाँ जाएंगे जी? लाहौर। सबसे पहले रोड़ी जाएंगे। चलें रोड़ी चलते हैं। यासिर फारूकी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला और हुमा, कदीमी शहर रोड़ी में 500 साला तारीखी करबला मौला का नौ ढाला ताज़िये का जो जुलूस निकाला जाता है वो अपनी नौइयत का मुनफरिद जुलूस है। ये जुलूस आज रात 4 बजे शमा गुल होने के साथ इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ, जो रोड़ी शहर की तंग और तारीखी गलियों से होता हुआ मंडो खब्बड़ के मुकाम पे पहुंचा है। और इस जुलूस ने अपना पहला पड़ाव मंडो खब्बड़ के मुकाम पे डाला है, जहां पे इस वक्त ज़ायरीन और अकीदतमंदों की जानिब से नौ ढाला ताज़िये की ज़ियारत का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला तकरीबन 6 से 8 घंटे तक जारी रहेगा, जिसके बाद यही जुलूस अपनी दूसरी मंजिल मैदान करबला के लिए बरामद होगा और एक बार फिर से ये रोड़ी शहर की रिवायती गलियों से होता हुआ, रिवायती रास्तों से होता हुआ शाम 6 बजे के बाद मैदान करबला पहुँचेगा, जहाँ पे ये अपना दूसरा पड़ाव डालेगा और पूरी रात यहाँ पे नौ ढाला ताज़िये की ज़ियारत का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि ये तीसरी मंजिल के लिए अपनी 10 मुहर्रम की दोपहर 2 बजे बरामद होगा, जो इसकी आखिरी मंजिल होगी और ये दोबारा से रोड़ी स्टेशन रोड से होता हुआ जो स्टेशन के करीब शोदा कब्रिस्तान है वहाँ पे पहुँच के इख्तिताम पजीर होगा। इस तरह ये जुलूस तकरीबन 40 घंटे तवील जुलूस होता है। कुछ रात के भी शॉट्स थे, क्योंकि बहुत सारे 9 मुहर्रम के जुलूस मुख्तलिफ शहरों में जो होते हैं वो रात से शुरू हो जाते हैं और पर्टिकुलरली यौम आशूर के जो जुलूस होते हैं वो तो ज़्यादातर निकलते ही 9 की रात को, यानी आज रात को बहुत सारे जुलूस बरामद होंगे, जैसे कि लाहौर में भी निसार हवेली से जो जुलूस बरामद होता है वो रात में बरामद और ऑब्वियसली आपको पता है इन दिनों में सिक्योरिटी भी काफ़ी स्ट्रिक्ट की होती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी हादसे हम इन द पास्ट फ्यू ईयर्स देख भी चुके हैं। सो वी आर होपिंग कि ये एक्चुअली हर शहर में इस किस्म के इंतजामात हों। मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स की बंदिश भी आपको पता ही है, देखी जा रही है मुख्तलिफ हिस्सों में, एंड दिस इज़ फॉर ओन सेक और ओन सिक्योरिटी। फिर ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं रोड़ी से। अभी कहाँ जाएंगे? अभी मुल्तान जाएंगे। इमरान चौधरी इज़ रिपोर्टिंग फॉर अस फ्राम मुल्तान और हमें अपडेट दे रहे हैं। इमरान, ओवर टू यू।
जी, मुल्तान में मुहर्रम उल हराम का आगाज़ होते ही मजालिस बर्पा करने और जुलूस निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये सिलसिला सारा महीना जारी रहता है। लेकिन मुहर्रम के जो पहले 10 रोज़ होते हैं वो इंतहाई हसास भी होते हैं और जुलूस और मजालिस की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है। पुलिस की जानिब से इस मरतबा जो मजालिस और जुलूस हैं उनको रोज़ाना की बुनियाद पर कैटेगराइज किया गया है। जो एक कैटेगरी के मजालिस और जुलूस होते हैं उनको हसास करार देते हुए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और जुलूस और मजालिस में दाखिल होने का एक ही रास्ता रखा जाता है और मेटल डिटेक्टर गेट्स वहाँ पर लगाए गए हैं और दीगर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो पूरे मुकम्मल चेक होने के बाद ही आज़ादाराने हुसैन को जो है वो जुलूस और मजालिस में शामिल होने दिया जाता है। आज 9 मुहर्रम हराम है और मजमूई तौर पर आज 11 मातमी जुलूस निकलेंगे, जिनमें से 4 मातमी जुलूस को हसास करार दिया गया है, जबकि जो मरकज़ी जुलूस है जिसको इंतहाई हसास करार दिया गया है वो इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से 12:30 बजे बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ असर के बाद जो है तकरीबन 5 बजे वापस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद ही पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस मरतबा CPO मुल्तान राणा मंसूर का कहना है कि मुल्की हालात के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स, फौज और पुलिस का मुश्तरका जो है वो फ्लैग मार्च भी हर दूसरे रोज़ पहले 10 दिनों में जो है वो भी किया जा रहा है। इसके अलावा 9 और 10 मुहर्रम हराम को रेंजर्स और फौज और पुलिस जो है ये हसास मुकामात पर तैनात रहेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। एंड पुलिस भी हसास मकामात पर अच्छा, जहाँ ऑब्वियसली इतने लोग जहाँ मौजूद हों तो थोड़ी सी रीअश्योरेंस होती है सिक्योरिटी को देख के, क्योंकि कुछ हम विजुअल्स में देख रहे थे कि बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कार्स जा रही हैं, एहलकार हैं, तो थोड़ी सी रीअश्योरेंस हो जाती है कि, और आई एम श्योर द पीपल हु हैव गैदर्ड देयर उनके लिए भी ये अच्छी बात होती है कि देख लें कि हम at least you know we are surrounded by people who are going to and keep you know us safe. Muharram brings back so many memories और हमने तो हमेशा से शिया हों सुन्नी हों सबको एक साथ इकट्ठे लिटरली अपने मोहल्ले में पलते पड़ते देखा है और रबीउल अव्वल में वो हमारे साथ साथ होते थे, मुहर्रम के आयाम में जो जितने भी सुन्नी कम्युनिटी है वो उनके साथ साथ होती थी, सबीलें भी लगाई जाती हैं, न्यास का एहतमाम भी किया जाता है। लिटरली अपने घरों के यू नो वे आई ब्रॉट अप वहाँ लिटरली मजालिस के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिया करते थे लोग के अगर ज्यादा हो गई ये तादाद ख़वातीन की तो वो आ जाए। ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही है। ये तो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं जो बीच में आते हैं और फिर वो तासुर ये लगता है कि जैसे बहुत डिविजन्स हो गई हैं, बट नॉट रियली। हाँ, अभी भी बहुत यूनिटी है और अल्लाह करे कि इसी तरह ये बरकरार भी रहे जैसे है इंशाल्लाह। अभी एक ब्रेक लेंगे, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और कोयटा भी हमने कुछ और बातें हैं जो भी आपसे शेयर करनी है। और बारिशों की वजह से जो फ्लडिंग हो रही है और कुछ और भी फोरकास्ट हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा जी, एक इशू जिस पे हम बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो बड़ा पर्टिनेंट इशू बन गया है एंड समहाउ जितनी हम बात करते हैं हमें लगता है कि और चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर इंसानियत सोस तशद्दुद के वाक़े ने सबको झंझोड़ के रख दिया है और हमारे तो टेम्परामेंट्स जो है आपको पता है टेम्पर्स भी बड़े हाई हो गए थे दी अदर डे। माजी के वाक़यात की तरह इस केस में भी मुल्ज़िमान को सज़ा मिलने के आसार बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है कि ऐसा क्यों है। कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद करने वाली सिविल जज की अहलिया को पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है अभी तक, और जज की अहलिया ने लाहौर हाई कोर्ट से 1 अगस्त तक हिफाजती ज़मानत हासिल कर ली है। अव्वल तो दी क्यों, ये भी तो एक सवाल बनता है ना। मुलाजमा पुलिस तफ्तीश में भी अब तक शामिल नहीं हुई और दूसरी तरफ तशद्दुद की शिकार बच्ची का लाहौर की जनरल हॉस्पिटल में इलाज भी जारी है और बहुत बुरा हाल है उसका। मेडिकल बोर्ड में प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर भी अब शामिल कर लिया गया है। बच्चे की हालत में मामूली बेहतरी आई है। ऐसी इत्तलात भी आ रही हैं कि सिविल जज की जानिब से मुतासरा बच्ची की फैमिली से रब्ता किया गया है ताकि ज़ाहिर है कुछ पैसे दे दिला दिए जाएँ और मामला रफा दफा हो जाए, और कोई बैद नहीं कि ऐसा हो भी जाए। ज़ाहिर गरीब लोग होते हैं। कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद का बाय द वे ये कोई पहला वाक़या नहीं है। ऐसे वाक़यात मुसलसल ख़बरों में आते रहे हैं और शायद इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं कोई घरेलू मुलाजमा छोटी बच्ची या बच्चा किसी के हाथों पिट रहा होगा। ये एक सेंस जो होती है ना जो कि कर रहा हो जिनको पता हो, क्योंकि खबर इतनी वायरल हुई है लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है, लेकिन समहाउ ये एहसास हो कि
हम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा और हम बच जाएंगे। ये जो सेंस है ना कि हम बच जाएंगे, चूंकि इससे पहले बहुत से लोग बच ही गए हैं, तो वैसे भी आपको पता है ना उनके मियाँ क्या हैं, तो उन्हें कंफर्म था कि अव्वल तो कोई केस नहीं होगा तो जाहिर है हमें सारे कानूनी लूप होल्स पता हैं। जिसको ऑलरेडी बेल बिफोर अरेस्ट मिली हुई है वहाँ ही 2016 में भी एक एडिशनल सेशन जज के घर में ही कमसन मुलाजमा पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया था, और उसी तरह 2020 में 8 साल कमसन मुलाजमा को घर वालों ने इसी तरह बिल्कुल इस बात पर जान से मार दिया था कि उसने गलती से 2 महंगे तोते उड़ा दिए थे। सबसे पहले तो इस पूरी लाइन में जो अब्दुल्ला ने कही है उसमें 8 साल मुलाजमा, 8 साल का बच्चा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करें कि उसकी कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो आपका घर संभाल सके। तो तोते क्या उड़े थे, मतलब कुछ भी हो सकता था, आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक घर में कमसन बच्चियां काम कर रही हैं, जिनकी उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान है। बहरहाल चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुल्क में मौसर आवाज़ उठाई जाती रही है, लेकिन इसके बावजूद इन कमसन बच्चियों को काम से कोई नहीं रोक रहा। इसमें काम पर रखने वालों के साथ साथ इन बच्चियों के वालिदैन भी बराबर के कसूरवार हैं, जो चंद पैसों के लिए अपनी बच्चियों को ऐसे हालात में छोड़ देते हैं। ये दिस इशू इज़ क्वाइट डीप रूटेड, मतलब ये ऐसा नहीं है सरसरी कि हाँ जी कल को लोग नौकरी देना बंद हो जाएंगे तो ये इशू ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं उसके बाद ये लोग अपनी बच्चियों को कहाँ भेजेंगे, आई डोंट नो। सो वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। अच्छा, ये स्पेसिफिकली जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि बच्चियां घर में मुलाजमत कर रही हैं और मेड्स हैं या जो भी, ये एक कैटेगरी है। उसके अलावा आपने बच्चे देखे हैं छोटे छोटे जो कि दुकानों पे काम कर रहे होते हैं, जो रनर्स होते हैं, एरेंड बॉयज़ होते हैं, मैकेनिक्स के अप्रेंटिस होते हैं, मतलब वो एक और लेवल ऑफ चाइल्ड लेबर है, क्योंकि उसमें भी आप देखें तो 7, 8, 10, 11 साल के बच्चे, कोई चाय इधर से उधर लेके जा रहा है, कोई छोटू बना हुआ है किसी का, बसों के अड्डों पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, दे आर एवरीवेयर। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट घरेलू मुलाजमत। सारा अहमद हमारे साथ हैं जो कि चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की। सारा हमारे शो पे आती रहती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। सारा, इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का जो वाक़या सामने आया है, उसने ऑब्वियसली आपके भी नोटिस में आया है, हम सारे शौक में हैं। कई बुनियादी सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे अहम तो ये कि घरों में इस तरह बच्चों या बच्चियों को मुलाजिम रखना, 24 घंटे रखना, इसकी कानून में कोई गुंजाइश कैसे है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करूंगी। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि एक बच्ची जो घर पे मुलाजमा थी उसको बहुत ही बुरे तरीके से तशद्दुद उस पर किया गया। एंड टीवी पे जो फुटेजेस आ रहे हैं वो एक सेपरेट स्टोरी है। मैंने पर्सनली कल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जाके उस बच्ची से मैं मिली हूँ, मैंने उसकी हालत देखी है। डिस्पाइट पेन किलर्स उसको ड्रिप से जा रहे हैं, फिर भी वो पेन की वजह से चीख रही है। उसको इतना पेन है, उसको इतने वूंड्स हैं, हर जगह फ्रैक्चर्स आए हुए 4 जगह बॉडी में। उसके फेस पे एसिड भी डाल के जलाया गया, मतलब उसकी हालत देखने के भी काबिल नहीं है, उसकी आंखें भी नहीं खुल सकती। तो मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि वो जो फीमेल है जिसने उस पर तशद्दुद किया है, उसने अपनी फिंगर्स उसकी आंखों में डाले थे। तो शी इज़ इन अ रियली बैड स्टेट। तो सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ जो हुआ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मुआशरे में ये इस तरह के वाक़यात। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, कानून के मुताबिक 15 साल से कम उम्र बच्चों को लोगों को मुलाजमत पर रखना बहुत बड़ा जुर्म है एंड इसकी सज़ा है, इसका कानून मौजूद है। अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट क्लियरली कहता है कि बिलो 15 ईयर्स आप बच्चों को नहीं मुलाजमत पर रख सकते बिकॉज देयर अ चाइल्ड। तो वो एक जो है वो एक दिस इज सिन एंड लोगों को इसकी अवेयरनेस है, फिर भी वो रखते हैं। हम देखिए इस केस में हमने देखा कि एजुकेटेड क्लास मतलब वो भी ये कर रही है, तो दैट्स रियली सैड एंड तो ये तो एक जुर्म है। एंड सेकेंडली उस पर तशद्दुद करना, एक तो आप रख रहे हैं कम उम्र बच्चे को, दूसरी बात उस पर तशद्दुद करें वो भी इतने बुरे तरीके से फॉर नो रीज़न, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है बात। मतलब हम पहले ही डिस्टर्ब थे इन फुटेजेस को देख के। आपने हमें ये भी बता दिया कि वो औरत जिस पे ये इल्ज़ाम है, जिसको प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है,
वो उंगलियां डालकर इसकी आंखें फोड़ने की तो ये तो फिर ये ऑनेस्टली अब ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि ये बच्चियां जिन पे तशद्दुद होता है इनको मेड सर्विसेज के लिए रखा ही नहीं जाता। ये अपना गुस्सा, अपना ईविलनेस निकालने के लिए कोई चीज़ चाहिए जिसकी हम आंखों में उंगलियां भी डालें और जिसके ऊपर तेजाब भी फेंकें और पसलियां भी तोड़ें और दांत भी खींचें और नाखून भी। मतलब ये इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि क्या चीज़ हो गई, तुम पानी का ग्लास नहीं मेरे लिए लाई तो आओ मैं तुम पे तेजाब डाल दूँ। नो, ये एम्प्लॉय इसलिए होती हैं कि हम अपना गुबार निकालें इन पे। सारा इस केस को एक मिसाल बनाया जाए तो सर्टनली अभी ये इशू भी सामने आ रहा है कि बच्ची पंजाब से थी और इस्लामाबाद में वाक़या हुआ। दोनों जगह क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन के क़वानीन में फ़र्क है? क्या मजमूई तौर पर मुल्क में अगर एक ही कानून नाफिज हो, तमाम सूबे इस पर मुत्तफ़िक हो जाएं तो बेहतर हो सकता है मामला? देखिए नहीं, ये बात नहीं है केस को उलझाने वाली के कवानीन कोई अलग है, नहीं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज। ये तो पीपीसी में मतलब लिखा हुआ है कौन सी इस पर एफआईआर होनी चाहिए। पहले देखें एक वीक एफआईआर लॉज हुई, उसके बाद जो है हमने क्रूअल्टी ऑन चाइल्ड उसमें ऐड किया 328A, ये इस्लामाबाद पुलिस ने फिर ऐड की ये दफ़ा। एंड क्योंकि उस पर टॉर्चर हुआ है ना, उस पर टॉर्चर मार्क्स हैं, एवरीथिंग इज़ एविडेंट। तो इसके बाद जो है वो बच्ची को इस्लामाबाद से लाहौर लाया गया क्योंकि वो यहाँ पे उसका बेहतर इलाज हो सकता है। शी बिलोंग टू पंजाब, लेकिन वाक़या इस्लामाबाद में, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन से सूबे में बच्ची है, कहाँ वाक़या आया। ये लॉज देखें, टॉर्चर का लॉ बहुत क्लियर है, इस तरह के टॉर्चर का लॉ इज़ वेरी क्लियर, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इशू हमारे यहाँ ये है सज़ाएँ नहीं मिलती, कन्विक्शन रेट इज़ ओनली 1%। कवानीन मौजूद है, सज़ा नहीं होती, मुजरिम अरेस्ट भी हो जाते हैं। इस केस में तो मतलब आप क्या बात करते हैं, इस केस में तो मुजरिम अरेस्ट ही नहीं हो रहे, वो दोनों भागे हुए हैं और पुलिस ने कोई रात को 3 रेड्स किए हैं बट उनको वो जो है नहीं मिला, कपल वो अपने घर से गायब है। तो सबसे पहले तो ये सब इदारों को बहुत सीरियसनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है। एंड सबसे पहले तो उसको अरेस्ट करें जिसने ये जुल्म किया है बच्ची के ऊपर, चाहे वो जितने इन्फ्लुएंशियल हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। और फिर हमारा जो ये अमल है ना, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, इसको तेज़ी के साथ चलने की ज़रूरत है। होता ये हमारे यहाँ इतने लंबे केसेस चलते हैं, देर सो कॉस्टली कि एंड में जो विक्टिम की फैमिली है वो परस्यू ही नहीं कर सकते। कल मुझे विक्टिम की मदर ने बताया कि उनको हरास किया जा रहा है, उनको थ्रेट्स मिल रही हैं। तो मैंने आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट की और एक मेरे टेक्स्ट मैसेज पे आईजी पंजाब ने इतना प्रॉम्प्ट एक्शन किया कि फ़ौरन एक सिक्योरिटी टीम जो है वो डिप्लॉय कर दी। कल रात से वहाँ पे आईसीयू के बाहर वो मौजूद है। ऑब्वियसली सारा ये तो सिस्टम पूरा बना ही इसलिए है कि जो ये कर रहा है, जो टॉर्चर कर रहा है, उसके लिए आसानियाँ हो। क्योंकि इस वक्त अगर उनको अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस इतने छापे मारने के बावजूद, तो ऑब्वियसली उनको कोई असिस्ट कर रहा है। मतलब इट्स वेरी क्लियर ना। और आपने बड़ा राइटफुली यूज सेड कि ये होता रहेगा जब तक हमारी सजाएं नहीं होंगी। अभी तक किसकी सजा हुई है? हर आए दिन, हर कुछ महीने बाद हम एक पहले से ज़्यादा बुरा केस जो है सामने ला के रखते हैं। ना शर्म है किसी में, ऑब्वियसली वो तो है ही नहीं, क्योंकि हम रखेंगे भी, बच्चे एम्प्लॉय भी करेंगे विच इन इट सेल्फ इज़ इलीगल। उसके बाद फिर हम टॉर्चर भी करेंगे। इनकी दफा में जो FIR कटी है उसमें तो टेररिज्म का चार्ज भी इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें दहशत बचाती हैं मुल्क में, जो हम सुनते हैं एवरी डे वी आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ऑब्वियसली खौफ देखें कि किस किस्म का है। चार्ज तो कानूनी तकाजे जो भी हों पूरे करने चाहिए, चार्ज तो पुलिस ही बेहतर मतलब बता सकती है। लेकिन अगर सारा घरों के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है तो हुक्काम क्या कर सकते हैं? आपका ब्यूरो भी ज़ाहिर है हर घर जाकर चेकिंग तो नहीं करता, ना कर सकता है प्रैक्टिकली, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी आबादी है, तो कैसे ये सब कंट्रोल होगा? जी बिल्कुल, देखिए हमारा ब्यूरो छापे तो मारने का हमारे पास हमारी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है छापे मारने की। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तो एक बहुत ही छोटा, पंजाब का वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिपार्टमेंट है, लेकिन जितना हो सकता है हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि कोई और नहीं कर रहा और बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं तो इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और करना क्या चाहिए कि जिस तरह मैंने बताया कि कोई अगर देखे अपने आस पास किसी भी बच्चे के साथ किसी किस्म का वाक़या या बच्चे को मुलाजमत पर रखा गया और वहाँ ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, तो हमारी हेल्पलाइन 1121 पे इन्फॉर्म करें। वैसे उसूलन लेबर डिपार्टमेंट के पास ये मैंडेट होना चाहिए क्योंकि चाइल्ड लेबर फॉल्स अंडर देम। हम कोशिश कर रहे हैं कि चाइल्ड लेबर को अपने कानून में ले आएँ। मैं पूरी कोशिश करी कि PDNC एक्ट जो हमारा है उसके अंदर ले आएँ ताकि इस तरह के केसेस भी हम एड्रेस कर सकें। अभी हम बाउंड होते हैं कानून की वजह से, लेकिन फिर भी आप देखें इस केस में भी हमने इंटरवीन किया। मैंने उसको ऑफर किया बच्ची को कि अगर जैसे ही वो रिकवर कर जाए तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो उसके लिए बेहतरीन जगह होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब, जहाँ उसको हम तालीम
तालीम, तरबियत, स्किल डेवलपमेंट हर चीज़ करने को तैयार हैं। जिस तरह अभी आपको पता है हमारे दूसरे 1200 बच्चे भी हमारे पास रह रहे हैं, तो हमने उनको ऑफ़र दे दी, हमने उनको लीगल हेल्प की भी ऑफ़र दी है, हमने उनको फाइनेंशियल हेल्प की भी ऑफ़र दी है। तो इस तरह सब अगर काम करे, इस्लामाबाद पुलिस भी सीरियसली काम करे। मैं चीफ जस्टिस को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस केस में इंटरवीन करें और ज़रा देखें कि क्या हुआ, किसने किया और क्या करना चाहिए इसमें। बहुत शुक्रिया आपका सारा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज टेलिंग मी कि भाई उनके मोहल्ले में इसी तरह 8 साल की एक बच्ची काम कर रही थी, उन्होंने कंप्लेंट भी की, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले आए भी, उस बच्ची को वहाँ से ले भी गए। आई एम श्योर अल्टीमेटली ये हुआ होगा कि बच्चे वालिदैन के वो बच्ची 3 हफ्ते बाद दोबारा उसी घर में काम कर रही थी। अच्छा, ये सारा से जब बात हो रही थी ना तो छापों वगैरह की बात हो रही थी और फिर ऑब्वियसली ये भी एक बात हुई कि इतना बड़ा मुल्क है, इतनी आबादी है, तो कहाँ कहाँ देखेंगे। दैट इज़ द प्रॉब्लम, इतनी बड़ी आबादी है, ये आबादी जो है ना हमारी, दैट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, इट्स द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। हाँ, और अगर मतलब 8 बच्चे होंगे तो उनमें से 4-5 को आप आरे लगाएंगे, इसी तरह घरों में मुलाजमत पे भेजेंगे, शायद 1-2 को स्कूल में आप भेज दें। लेकिन अगर 2 बच्चे होंगे या 1 होगा या 3 होंगे, अगर आप 3 अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनकी अच्छी तरबियत और परवरिश के लिए काम करेंगे। इट इज़ एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम दैट वी सी अराउंड अस। ये क्यों नहीं हम समझ सकते? आपको पता है कि यूके में जब ये प्रिंस विलियम और प्रिंसेस कैथरीन जो अब हेयर टू द थ्रोन है, उनका जब तीसरा बच्चा पैदा हुआ था तो एक वाविला मच गया था वहाँ के। ओनली द वेरी रिच, इवन इन अ प्लेस लाइक यूके, कैन अफोर्ड 3 किड्स। तीसरे पे उन्होंने किंग के बेटे को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि तुम लोगों को क्या हो गया, 2 बच्चे जब थे तो तीसरा क्यों किया है। और हमारे यहाँ ज़रा देखें, जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती तो वहाँ 8-8, 10-10 बच्चे हो रहे होते हैं। एंड आई एम सॉरी टू से, बच्चे सारों को बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन 2-4 अगर ज़ाया भी हो गए बीच में तो व्हाट कैन वन डू। ये एटीट्यूड जब आ जाता है ना तो फिर कोई क्या करेगा। अच्छा, I've said enough, मैं कुछ ज़्यादा ही कह जाती होती हूँ। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से मरज़ से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का थीम है वी आर नॉट वेटिंग, मतलब ये है कि हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए फौरी एक्शन ज़रूरी है। हेपेटाइटिस का दिन मनाने का मकसद जैसे इस मरज़ के फैलाव को रोकना है, वहीं इसके इलाज के बारे में भी आगाही देना है। इसी पर बात करते हैं, इस मरज़ के माहिर हैं डॉक्टर साद नियाज़। पाकिस्तान में इनकी इस शोबे में बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है एक ज़माना था लोग खौफ खाते थे हेपेटाइटिस का नाम सुन के भी, फिर ग्रेजुअली इसका इलाज दरियाफ्त किया गया, लोग इसके इलाज के बाद सेहतियाब होना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी लोग इसका नाम सुनकर सहम जाते हैं। तो वो अगर आप मिथ तोड़ सकें कि भाई अगर किसी को मरज़ ये लाहक हो भी गया है तो वो तंदुरुस्त होकर अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। बिल्कुल आपने सही कहा। एक वक्त ज़रूर था ऐसा जिसमें हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट जो था वो बहुत महंगा भी था और बहुत मुश्किल ट्रीटमेंट था, तकलीफ दह ट्रीटमेंट था। लेकिन जब से जिसको हम डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल एजेंट्स कहते हैं, हेपेटाइटिस सी के लिए आई और कुछ इसी तरह की अद्वियात हेपेटाइटिस बी के लिए आई हैं, तो उनसे हेपेटाइटिस सी का तो जहाँ तक ताल्लुक है, आम तौर पे ज़्यादातर मरीज़ों के लिए 12 हफ्ते का इलाज होता है और इसका रिज़ल्ट जो हैं इसके, वो आप समझ लें कि बहुत कम बीमारियां ऐसी हैं जिनका इतना अच्छा इलाज है। अब तो ये मैं कह सकता हूँ बड़े, इसीलिए जो आप कह रहे हैं फाइंडिंग द मिसिंग मिलियंस का जो कॉन्सेप्ट आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस वजह से आया है कि अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाके हेपेटाइटिस के मरीज़ों को ढूंढें और उनका इलाज करें। वो ढूंढने की ज़रूरत क्यों होती है? इसलिए होती है कि ज़्यादातर मरीज़ जिनको हेपेटाइटिस सी जिनके सिस्टम में होता है, बॉडी में होता है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती। मेजॉरिटी को पता ही नहीं होता कि उनको है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर एक की स्क्रीनिंग करें और स्क्रीनिंग करके जो पॉजिटिव आए वो उसका इलाज किया जाए। और इलाज क्योंकि इतना अच्छा है, सस्ता है, बग़ैर तकलीफ़ के है और सिर्फ 12 वीक्स का ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस सी का, तो आज दुनिया जो है ना वो ये में हर जगह ये कोशिश हो रही है कि बाय 2030 ज़्यादातर मुल्क दुनिया के जो है वो हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर देंगे अपने
लोगों के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। तो बहुत बड़ा मिथ है कि हेपेटाइटिस सी का नाम भी और बी का उन्होंने काला पीलिया करके नाम रखा हुआ है, जो कि जाहिर है पहले नाम ही इतना खौफनाक नाम है। तो मेरे हिसाब से ये जो इस्तिलाह है ये बिल्कुल गलत है। और जैसे दीगर इन्फेक्टिव बीमारियां हैं जो आराम से ठीक हो जाती हैं, हेपेटाइटिस सी अब बिल्कुल वैसी बीमारी है। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट 2 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और उसमें से एक प्रोजेक्ट हम लाड़काना के करीब कंबर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं, और वो एक पायलट प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके, जिसमें हम कंबर डिस्ट्रिक्ट में पूरे एक एरिया में जो है हमने वो उसको तकरीबन 4 लाख लोगों की पॉपुलेशन है, जिसमें हम ये पूरा सिस्टम एक सेटअप कर रहे हैं, जिसमें हम जाके लोगों को घर घर और उनके करीब ही जो है टेस्ट भी कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका इलाज वहीं पे, उनके टेस्ट जो थोड़े एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं और जो मुश्किल टेस्ट हैं उसकी मशीनें हमने वहीं पे प्रोवाइड की हैं, ताकि वहीं टेस्ट हो और वहीं उनका इलाज भी हो। डॉक्टर दैट इज कमेंडेबल कि बिल्कुल जहां इलाज की ज़रूरत है लिटरली उनको कहीं जाना ना पड़े और उनके पास ही आप लोग चले जाएं, दैट इज़ गुड। लेकिन ये 2030 वाली जो आपने बात की है ना कि दुनिया में ये एक मुहिम चल रहा है कि ख़त्म कर दिया जाए हेपेटाइटिस, हम पोलियो थैलेसीमिया चीज़ें जी अभी ख़त्म कर सके जो दुनिया में ख़त्म हो चुकी हैं, तो हम मेरा ख्याल है ऑलरेडी कह दें कि हम काफ़ी पीछे। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी के केसेस में तेज़ी से इजाफा क्यों हो रहा है, ये एक रीजनिंग बता दें कि वाई स्पेसिफिकली ये वाटर है, किस तरह होता है। दूसरा ये कि लोग इससे मर भी रहे हैं, मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। जी जी बहुत आपकी पहली चीज तो ये कि ये पानी से नहीं फैलता, खाने से नहीं फैलता। ये जो मर्ज है ये ब्लड की मुंतकली से फैलता है, बॉडी फ्लूइड्स के मुंतकली से फैल सकता है। यानी इसके फैलने के लिए ज़रूरी है कि या आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, या आपने कोई नीडल ऐसी इस्तेमाल की है जो नीडल शेयरिंग जिसको कहते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के यहाँ या ताइज के यहाँ हो, या ये कि वो वैसे नीडल शेयरिंग हो रही हो। उसके अलावा आलात जो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स या आलात जराई जिनको कहते हैं, या डेंटल ट्रीटमेंट दांतों के इलाज के लिए जो आलात इस्तेमाल होते हैं, अगर उनको सही तरह से स्टेरलाइज नहीं करेंगे, ख़वातीन में खुसूसन जो जहाँ पे आप पेडिक्योर मैनिक्योर करते हैं और अगर वो सही नहीं कर रहे हैं उसकी चीज़ें इस्तेमाल, तो वहाँ पे भी ज़ाहिर मुंतकली का इम्कान है। जहाँ पे भी नीडल इस्तेमाल होंगी और वो एक से ज़्यादा फ़र्द में इस्तेमाल होंगी, वहाँ पे इसके फैलने का इम्कान होता है। हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों फैलता है? इसलिए कि हमने अभी तक अपनी जो आदत है उनको चेंज नहीं किया, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। अब आजकल टीके दुनिया में इस्तेमाल नहीं होते, हमारे यहाँ अभी भी जो है बुखार के लिए टीके इस्तेमाल किए जाते हैं, या दूसरे कमज़ोरी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे इस्तेमाल कर लिया जाता है कि कमज़ोरी हो रही है तो आपने ब्लड लगवा लिया। तो इस किस्म की चीज़ों से जो है ना बहुत ज़रूरी है कि बचा जाए, और जिनकी जो पहले खून चढ़वा चुकी हैं या चढ़वा चुके हैं किसी भी वजह से, उनको चाहिए कि वो अपने हेपेटाइटिस बी और सी को टेस्ट कराने या फिर एटलीस्ट मेक श्योर करें किसी ऐसे मुस्तनद इदारे से खून लें जो ये सारी स्क्रीनिंग के बाद आपको खून चढ़ाए। ये तो उस सूरत में है कि अगर आपको जरूरी लगाना हो तो पहले, तो अगर जरूरी नहीं है तो ना लगाओ। एक जो आसान तरीका अपने आप को टेस्ट करने का वो है आप जाके खून का अतिया दें। आप किसी भी अच्छे इदारे में खून का अतिया देंगे तो वो आपके हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कर देंगे, और वो आपको फ्री में हो जाएगा और एक अच्छा काम भी हो जाएगा। अभी इस वक्त जरूरी है कि आप जाके ढूंढें और ढूंढकर इलाज करें। आपकी बात बिल्कुल सही है, पाकिस्तान में 2030 तक कोई बिल्कुल जीरो चांस है कि हम हेपेटाइटिस सी पे काबू उसको खत्म कर सकेंगे। जब हम हेपेटाइटिस बी और सी, जाहिर है जीरो चांस है, लेकिन हम वी आर होपफुली ऑन द ट्रैक, या हमें मजीद कुछ करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों को यरकान होता है जैसे पीलिया कहते हैं, ये भी हेपेटाइटिस की ही एक फॉर्म है जो कि जाहिर है, या इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बी और सी से, क्या है? वायरल हेपेटाइटिस की जो है ना वो जो 5 आम अक़साम हैं उसमें से 2 हेपेटाइटिस ए और ई जो हैं ये पानी और खाने के जरिए, मेनली वाटर एंड सैनिटेशन का प्रॉब्लम।
ये उस तरह से फैलती है, इसीलिए गर्मियों में ज्यादा हो जाती हैं। जो आम इस्तिलाह में जिसको आप पीलिया कहते हैं, वो ये जो है ना, ये सेल्फ लिमिटिंग या कलीलुल मियाद बीमारियां ये खुद से ठीक हो जाती है 99% लोगों में। इसमें किसी किस्म के इलाज की और कोई ऐसा परहेज की जरूरत नहीं होती, जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है। नहीं, परहेज तो बहुत कराते हैं। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के खाने बंद कर दें, गोश्त बंद कर दें, और बेहतर ये होता है कि घर के लाइट खाने खाएं एंड दैट्स इट। अगर किसी को उल्टी हो रही है तो उसको अस्पताल जाने की जरूरत है, बाकी ना ड्रिप की जरूरत है, ना गन्ने की जूस खाना पीना। तो ये मस्ट होता है कि लोग जिसको जॉन्डिस हुआ उसका खाना पीना तो सारा बंद कर देते हैं तकरीबन। ये बिल्कुल गलत है, एक्चुअली नुकसानदेह हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी और सी का जो फर्क है इसमें ए और ई में, एक तो मुंतकली का यानी कि ये फैलता है दूसरे तरीके से, दूसरा ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी अगर आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपका जिगर फिर सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने के बाद फिर सरतान होने का, कैंसर होने का खतरा होता है। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी को ढूंढ के उसका इलाज करना बहुत जरूरी है। और जो हमारे हाई प्रेवलेंस एरियाज हैं जी, it can lead to worse. Dr. Saab, this is all the time we have, but thank you so much for warning us. और आपने बहुत ही important चीज़ें जो हैं वो point out की हैं। एवरीथिंग इज ट्रीटेबल, सबसे बड़ी बात तो ये है, बस अपने आप को टेस्ट कराएं और ट्रीट करें और भी अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और दिल का रिश्ता वाले हमारा वेट कर रहे हैं। अच्छा, उनका मानना है बाय द वे कि जो नए नए जोड़े होते हैं ना पता नहीं, उनका मानना है दिल का रिश्ता का कि नए जोड़े जो होते हैं उनके सबसे मसले स्टार्ट होते हैं फैमिली इंटरफेरेंस से। तो अब उसको किस तरह डील करना हमें तो नहीं पता। एक ड्रामा बड़ा वायरल है, वो देख लें। भाई टेस्ट करियर में विकेटों की 50 मुकम्मल की है किसने? नसीम शाह ने। और नसीम शाह को हसन अली ने बॉल का खुसूसी अवार्ड दिया। सूवेनियर जो एक अच्छे सूट, एक पूरा सूट के सूवेनियर्स के साथ गया था इस सीरीज में। माशाल्लाह ही इज, जिसको कहते हैं ना कि कलेक्टिंग ऑल दीज एक्कोलेड्स एंड अवार्ड्स। नहीं, सबके लिए लेके गए थे। पहले शाहीन से शुरू हुआ था मामला, डिफरेंट उन्हें पता था ये सारे हमने दिखाया भी सारे हो जाएंगे ना। सो बॉलिंग कोच मॉर्नी मोकल ने पोर्ट पर इनका नाम भी चस्पा किया। सो याद इज द मशहूर। अच्छा, अगर कोई वो होता है ना ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन द क्रिकेट वो वर्ल्ड, तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन द क्रिकेट वर्ल्ड, तो नसीम शाह को वो अवार्ड भी मिलना चाहिए था। हां, इज अ गुड लुकिंग यंग मैन। So that's it in the story. He's doing so well. Congratulations. So मुझे अपने बच्चे ऑर्डर में करने हैं, तो जल्दी आपसे मुलाकात हो रही है, तो वापस आ गए हैं और बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। जैसा कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने PTI की ख़वातीन सेनेटर से मुताल्लिक़ अपनी बात की वजाहत कर दी है। कहा उनकी बात किसी ख़ास सिंफ से मुताल्लिक़ नहीं थी, किसी की कोई तौहीन नहीं की। वो जो कूड़ा करकट कह रहे थे वो सारी PTI को कह रहे थे बेसिकली। सोचे ज़रा, और जो बात कही वो ठीक थी, उनका कहना है और वो उस पर कायम है, ये भी कहना है। तो वजाहत मतलब अपने आप को मज़ीद ही उन्होंने मेरा ख्याल है और मुश्किल में डाल दिया, और उनकी बात को सयाक़ व सबाक़ से, जैसा हमेशा होता है, जैसा हमेशा ही होता है, बिल्कुल हटाकर इशू बनाया जा रहा है, ये उनका कहना था। ख्वाजा आसिफ ने कहा गाली गलोच और बेहूदगी PTI की रिवायत है, उस पर डाल दिया बेसिकली। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो अपने अल्फाज पर माजरत कर लेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त भी रख दी गई है। सुने क्या शर्त जरा सुने। खुदा न खास्ता कोई ख्वातीन की जो है उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तौहीन अमेज जो है अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ कि ये ख्वातीन जो हैं, जो एहतजाज यहाँ भी कर रही थी और वहाँ भी कर रही थी, क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? क्या हमारी बहन फरियाल जो है वो खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा, उनके पब्लिक मीटिंग्स में इस्तेमाल करता रहा, इनवेंडोज और डायरेक्ट रिमार्क्स जो है पास करता रहा। यह हमारी तारीख का हिस्सा है। मैंने जेंडर स्पेसिफिक बात कोई नहीं की, मैंने कोई तौहीन नहीं की ख्वातीन की, लेकिन अगर फिर भी आप इसरार करते हैं, आप अपनी चलें वो ना मांगे, आप मांग ले माफी के हमारे लीडर ने वो गलत बात कही थी। क्या बेटी हमारी मरियम नवाज खातून नहीं है? उनका लीडर जो है गंदी जबान इस्तेमाल करता रहा उनके बाद। अगर आप माजरत कर लेती हैं उन रिमार्क्स की, मैं भी माजरत कर लेता हूँ, एक इत्माम हुज्जत के लिए मैं माजरत कर लेता हूँ। चलिए जी, आपने माजरत कर ली। वो वहाँ से वहाँ जो होता रहा वो भी सबको मालूम है, और जाहिर है अल्टीमेटली पाकिस्तान ने
नफ़रत और अलकाबात पुकारने और नाम रखने और छेड़ रखने जो 5th क्लास में लोग करते थे, उस सियासत को अल्टीमेटली रिजेक्ट कर दिया ना मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। नहीं, लेकिन ये बात नहीं करना, यू टू टेक बैक योर वर्ड एंड देन आई विल टेक बैक माय वर्ड। सो वो क्या मजाक है ये भी। अगर आपने भी वही करना है तो फिर क्या फ़र्क है। अच्छा जी, अभी हम बात करेंगे सेनेटर शहरी रहमान साहिबा से जो कि मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज है, लेकिन ख़वातीन से मुताल्लिक भी जो कि एक्चुअली ख्वाजा आसिफ के बिल्कुल पीछे ही बैठी हुई थी, तो हमारा हम उनसे क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हम इस मौजू पर भी शहरी साहिबा आपसे सबसे पहले राय लेना चाहेंगे। अब ख्वाजा साहब ने वजाहत तो कर दी है, लेकिन वो आपको पता ही है किस नौयत की वजाहत उन्होंने की है, फिर वो माजरत करने के लिए तैयार हैं भी नहीं भी हैं। आपका क्या मशवरा है उन्हें? मेरी गुजारिश है कि मैं तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए असेंबली आई थी और मैं रात भर मैंने काम किया था, किसी तरह वो लॉन्च हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च करके ही आई थी और मैंने कहा या करने वाली थी, तो आई वाज जस्ट शेयरिंग विद माय पार्टी कॉलीग के क्या क्या इसमें हुआ, और मैं फ्रैंकली मैं बहुत खुश हूँ। मुझे कहा गया ये कभी भी नहीं होगा, और ऑनेस्टली मैं जो थोड़ा बहुत मेरी नज़र, मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कौन खड़ा था, थोड़ी नज़र में मेरा ये था कि ये जनरली पीटीआई और इस वक्त गवर्नमेंट की नोक झोंक चल रही है, जो होता रहता है, और कोई हाउस बिजनेस नहीं थी, नहीं तो बिल्स होते हैं तो मैं थोड़ा तवज्जो देती, लेकिन ऑब्वियसली हम मुतवज्जो होते हैं, मगर ये तो अपनी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे नोक झोंक इनकी जो चलती रहती है। मैंने सुना भी नहीं खास, मैंने थोड़े से अल्फाज सुने तो आई थॉट कि आपस में नॉर्मल इनकी जो पॉलिटिक्स खवातीन का, मुझे बिल्कुल मैं वहीं खड़े होके कहती, पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ था, अपने किसी मिनिस्टर को खड़े होके मैंने इंटरवीन किया कि प्लीज आप इस तरह ना कीजिए। और जब मैंने क्लिप देखा मैंने को ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, और आई मीन आई डिडंट से एनीथिंग, तो मैंने फौरन सुबह सुबह सोशल मीडिया पे माफी मांगी। मैंने फिर ख्वाजा आसिफ को फोन भी किया, मैंने कहा भाई तुम ये क्या कह रहे थे? कहने लगा मैं तो खवातीन को कुछ कह नहीं रहा था, आप तो मुझे पड़ जाती हैं हमेशा। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे ऐसा लगा आप जनरल बात कर रहे हैं, मैंने मगर सुना नहीं, मैं वाज सो बिजी टॉकिंग टू माय कॉलीग के अबाउट दिस, तो बल्कि मैं दिखा भी रही थी थोड़ी देर पहले, तो ही सेड कि नहीं मैंने ऐसा नहीं। मैंने कहा प्लीज देन आप आज हाउस में या ट्विटर पे या सेनेट में या जहाँ भी आज आपका मौका मिले वहाँ क्लैरिफाई कर दें, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सर हाँ मैं करता हूँ। मैं सेनेट जब पहुँची तो वो निकल के चले गए थे और उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि मैंने वहाँ बात कर ली और मैं नेशनल असेंबली में बात करना चाह रहा हूँ, जाऊँगा, डोंट वरी। मैंने कभी वहाँ लोग समझ रहे हैं कि ख़वातीन को आपने बोला है, तो कहने का मुझे तो नहीं पता, मैं तो पॉलिटिक्स कर रहा था और मुझे तो मैंने उनके तरफ नहीं इशारा किया। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बार बार ख़वातीन को डिमीन करें, और मैं बल्कि अपने ख़वातीन सेनेटर्स और MNAs को एडवाइस भी करूंगी कि हमें भी थोड़ा बिल्कुल, और कोई था, बहुत और लोग थे, कोई खड़े हो जाता तो मुझे भी नोटिस में आता। एनीवे जो हुआ वो हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट, और होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, ऑब्वियसली होना नहीं चाहिए था। आपने अब जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रही हैं उस पर जरा बात कर लेते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ की अपॉलॉजी वैसे नहीं है, लेकिन चलें आपने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया। अब लेट्स कम बैक टू जो मिनिस्ट्री है शहरी रहमान साहिबा की क्लाइमेट चेंज, उसके हवाले से नेशनल एडेप्टेशन प्लान की हम बात कर लें। मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती आलूदगी के मनफी असरात के ख़िलाफ़ पहले कौमी लाहे अमल जो है, जिसको नेशनल एडेप्टेशन प्लान कह रहे हैं, वो जारी कर दिया गया है। हुकूमती सतह पर यकीनन एक बहुत अच्छी कोशिश है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान ने कौमी लाहे अमल जो है वो पेश किया और वफाकी हुकूमत मनसूबे की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी भी दे चुकी है। ये एक जामे मनसूबा है जिसके तहत मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम से कम करने और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने के हवाले से रहनुमाई मिलेगी, विच इज़ द जिसको कहते हैं ना कि नीड ऑफ द आवर। बज़ाहिर ये एक अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि ये काबिल इत्तलाक़ भी है या नहीं है। ये बात भी अपनी जगह है कि हुकूमत मुख्तलिफ़ सतह पर माहौलियाती तब्दीली के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन भी चलाती रही है, लेकिन ये अकेले किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है। अगर मौसर तरीक़ाकार अपनाया जाए तो सर्टनली हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ तब्दीली आएगी। अब शहरी साहिबा हमारे साथ ही हैं तो उनसे ज़रा हम बात कर लें कि व्हाट इज़ द प्लान। शहरी साहिबा, अब नेशनल एडेप्टेशन प्लान पाकिस्तान की तारीख़ में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पहला ही जामे मनसूबा हम कहेंगे
क्या कुछ तब्दील करने की ख्वाहिश है इसके ज़रिए? क्या हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके भी हमें दोबारा से गौर करना होगा, रिव्यू करना होगा, रीअसेस करना होगा इस सारे मामले को? जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ज़िंदगी में एकदम तो मैं समझती हूँ तब्दीली तभी आएगी जब आप लोग भी जामे इक़दामात लेंगे, घरों से लेके दफातर तक, क्योंकि ये होल ऑफ कंट्री और होल ऑफ बिजनेस अप्रोच होता है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। एक दिफाई मतलब तदाबीर इख्तियार करना, ये क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे नहीं, ना तबाहकारियों को रोकेंगे, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज की हवाले से होती हैं, हीट वेव्स उसकी वजह से हो रही हैं। और पाकिस्तान जैसे मैंने ये मुकदमा लड़ा है और हम सारी हुकूमत ने ये बात बावर की है, इंटरनेशनली भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी एज खारजा वजीर और शहबाज साहब ने किया है एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बात सिंपल सी है कि बाहर हम ज़रूर ये कहें, क्योंकि कहना चाहिए कि हमने ये पैदा नहीं की गरमाइश, हम जो भी कर लें ये गरमाइश कम नहीं होगी, लेकिन हमें अब दिफा करना होगा। जो मुझे ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं बढ़ते हुए, जो कमिटमेंट्स दूसरे ममालिक कर रहे हैं वो उनमें पूरे नहीं पड़ रहे, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम नहीं हो रही और इनका अखराज कम नहीं हो रहा। इसका मतलब गरमाइश आपके लिए कम नहीं होगी और इनकी वजह से ये तबाहकारियाँ यके बाद दीगरे आएंगी, आती रहेंगी, कभी कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी, कभी किसी और मुल्क में होंगी। लेकिन इसके हवाले से आपने एहतियाती तदाबीर लेनी है, ना सिर्फ बिल्डिंग्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन अपने रहने, जीने, सहने, अपने ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और पानी के हवाले से स्ट्रक्चरल फेडरल मिनिस्ट्रीज़ तो करें, लेकिन सबसे बड़ा किरदार इसका सूबों का और लोकल गवर्नमेंट्स का होगा जी, और आम आवाम का। हमारा काम था, दुनिया में ये होता है, नेशनल एडेप्टेशन प्लान तरक्की पजीर ममालिक कर रहे होते हैं अपने। बांग्लादेश और श्रीलंका ने UNFCCC में फाइल कर दिया है, अब हम भी करेंगे। लेकिन हमारे लिए ये पहली दफ़ा एक रोड मैप जो बनाया गया, ये एक फ्रेमवर्क होता है जी। शरी साहब, आपने बड़ी सही बात की है, शुरू में ही जो कह दिया कि ये हम सारों को ही चेंज करना पड़ेगा। प्लान्स आर वन थिंग, लेकिन इंडिविजुअली हमारी एफर्ट भी होनी चाहिए। इस प्लान के तहत पाकिस्तान को जो कुछ करना है इसके लिए काफ़ी पैसा भी चाहिए होगा, तो ये पूछना चाहते हैं हम कि ये रकम कहाँ से आएगी और क्या गारंटी होगी कि आने वाली हुकूमतें जो हैं ये मंसूबा जारी रखेंगी? जी देखिए, गारंटी तो कोई नहीं होती है, लेकिन अक्सर और बेशतर क्लाइमेट के हवाले से और मैं तो समझती हूँ ये हेल्थ और एजुकेशन से भी उस पर बहुत बड़ा फोकस है। ख़वातीन और मज़लूम तबकात पर ही हमने पहले फोकस रखा है। इस वक्त जो पैसों की आपने बात की बड़ी अहम है। 348 बिलियन डॉलर्स लिखे हैं वर्ल्ड बैंक ने, जो हमारा पार्टनर है, बेस्ट पार्टनर है जी इस मिनिस्ट्री का। तो उन्होंने इसमें ये पैसा मुख्तस किया, UNDP और सबके एस्टिमेट्स यही बनते हैं। ये दो हमारे अच्छे पार्टनर्स रहे हैं और उन्होंने अपनी कंट्री क्लाइमेट रिपोर्ट में ये कहा है कि अब सारी डेवलपमेंट क्लाइमेट के ज़रिए होनी चाहिए, उसकी लेंस यानी उसके तनाज़र के उस थ्रू द पैराडाइम होनी चाहिए। और उनकी कंट्री रिपोर्ट, डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। इसी तरह आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग इसके थ्रू होनी चाहिए। हमने ये कहा है कि 348 बिलियन डॉलर्स यानी 2030 तक, जब तक इस रिपोर्ट का काम चलता है, परव्यू जो है मीडियम टर्म, उसमें आप लोगों को मतलब पैसा तो बहुत मुश्किल से दरकार होगा। ये बहुत बड़ी रकम है और जब भी हम ये मुकदमा लड़ते रहते हैं इंटरनेशनली कि क्लाइमेट फाइनेंस को लोन्स आप एक तो ना दें, आप ग्रांट्स दें। दूसरी बात, कुछ इनोवेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, नए तरीक़ेकार, वो सारे हमने लिस्ट किए हैं इसमें। और रेकमेंड ये किया है कि हम कार्बन को ट्रेड शुरू करें, जैसे सिंध ने शुरू किया है, बहुत से सूबे अब शायद करना पसंद करें। तो इसके लिए अहलियत और कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी। ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट्स हैं और इनमें यहाँ अहलियत नहीं है और दुनिया में भी कोई फ्रेमवर्क एज सच एक नहीं है अभी तक। यूएन में भी अभी नहीं बना है पूरी तौर पे। तो इन चीज़ों को, क्लाइमेट फाइनेंसिंग विंडोज को, ब्लू बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अभी $77 मिलियन आए हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड के जरिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के। तो जब वो आ रहे थे तो वो लोन की शक्ल में आ रहे थे।
इन्हीं एडेप्टेशन नीड्स के लिए रिचार्ज पाकिस्तान, और ये हर सूबे में प्रोजेक्ट्स हैं एक एक करके इन्हीं फोकस पर। तो तब हमने वापस भेजा कि जी इसको आप ग्रांट करें। मुझे पता है कि 5 साल ये डिसबर्स होगा, लेकिन और कर्जे ना हो, तो वो मान गए। थोड़ा पुश बैक करना पड़ता है। अगर ये हो जाए तो ज़बरदस्त बात हो जाए। शहरी रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। ये क्लाइमेट चेंज विल बी बिकम इज़ द मेजर इशू, लेकिन ये और भी ज़्यादा प्रेसिंग इशू होने वाला है इन द नेक्स्ट कमिंग फ्यू ईयर्स, क्योंकि इस साल ही आप देख लें। आपको पता है कि आज का ये टॉप स्टोरी भी थी, खबरों में हम पढ़ रहे थे सुबह सुबह कि जुलाई इज़ गोइंग टू बी द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अगर आप पिछले बहुत से सालों से कंपैरिजन करें इन द एंटायर वर्ल्ड, हाँ, तो गर्मी का लेवल आप जरा देखें, गुजर गया, वैसे रिकॉर्ड किया गया। हाँ, रिकॉर्ड तो हो गया, लेकिन हमने फील यूरोप किया, में भी हमने फील किया, और यूरोप का हाल तो हम बताया ही आपको। बहुत से तरीके हैं जिनसे निपटा जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी ज़िंदगी में आप और मैं क्या तब्दीली ला सकते हैं। जैसा कि मैं लेट्स स्टार्ट विद एज सिंपल अ थिंग कि हम अगर टूथब्रश कर रहे हैं तो पानी का नलका बंद करते हैं। वाटर सेविंग। गाड़ियों के टायर हर रोज़ नहीं धोएंगे तो कोई आपको सोसाइटी से निकाल नहीं देगा बाहर, बल्कि सोसाइटी से निकाल देना चाहिए अगर आप रोज धो रहे हैं। रोज धोए तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप गीला कपड़ा भी उस पर मार लेंगे तो इट विल बी फाइन। आपको कार नॉट योर फेस, आपको पाइप लगा के कई लीटर पानी रोजाना गाड़ियां चमकाने पे जाया करने की पाइपें लगा के चीजें धोने वाला जो मामला है ना, इसको तो ऑलरेडी बैन इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें मतलब 20% यूज होता है पानी टू डू द थिंग दैट यू आर डूइंग। बेशक आप गाड़ी धो रहे हो या बर्तन धो रहे हो, बाकी पानी ज़ाया ही हो रहा होता है। सो दैट्स वन वेरी नाइस। दूसरा ये है कि भाई ग्रीनरी करें अपने इर्द गिर्द। इफ़ यू आर इन कम्युनिटी लिविंग है, आपकी कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वॉट एवर, इनिशिएट करें कोई प्लांटेशन ड्राइव अगर आपको लगता है कि आपके महल्ले तक नहीं पहुंची। मेड इन डिफरेंट सिटीज, अब तो सब जगह ये टॉल बिल्डिंग, उनकी छतों को मस्ट कर दें बिल्डिंग कंट्रोल वाले के यू हैव टू डिज़ाइन। और ये नहीं हो सकता कि एकदम से आपने फैसला किया कि छत ग्रीन कर दें आप, उसका वेट कितना बर्दाश्त कर सकती है, उसकी वाटर प्रूफिंग, उसका सारा एक सिलसिला बनाया जाता है। सो वो वहाँ से करना पड़ेगा कि बिल्डिंग प्लानिंग फेज से आपको ये मस्ट करना पड़ेगा कि जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स होंगी, चाहे वो 4 फ्लोर की हों, 8 फ्लोर की हों, उनकी छत has to be a garden। और आपको एक बात बताएं, अगर आपके होम शोज वगैरह देखते हो या चलें पढ़ाई कर लें इसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा इसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। बस येस, वाइल कंस्ट्रक्टिंग तो आपको उसको इन माइंड रखना होगा। ये जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ के हम एड्स देखते हैं ना, इन्हीं को अपने क्लॉज में डाल लेना चाहिए कि भाई कहते तो ये हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए अपनी हाउसिंग सोसाइटी बना रहे, पुट दिस इन इट एज वेल कि हमारे जो सारे घर बनेंगे या बिल्डिंग्स बनेंगी उनकी ग्रीन टॉप्स होंगी। दिस इज वन। तो इस किस्म के चेंजेस लाए जाए, बहुत कर सकते हैं आप, सब्जियां उगा सकते हैं लिटरली। और अगर आपका घर बन चुका है, दोज हु कैन अफोर्ड, लिटरली आप अभी भी अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको प्रॉपर अच्छे से, अगर आपने वाटर प्रूफिंग नहीं, वैसे तो हम श्योर कराई होगी, वाटर प्रूफिंग नहीं कराई तो आप कराएं। आप अपने जो इंजीनियर हैं जिसने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया है उससे पूछें जी नॉर्मली छतें इतना वेट ले सकती हैं मिट्टी वगैरह का, और गर्मी भी कम होगी। हाँ, मतलब गर्मी कम होगी। फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। एक और चीज़ जो जिसको कहते हैं ना पेड फॉरवर्ड, खुद तो आप कर ही ले तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को भी सिखा दें। और सबसे मज़े की चीज़ ये देखिए, बच्चा 1 साल का 2, 3, 4 जो ईयर्स होते हैं, पौधा लगाएं, मेक इट अ होल सेरेमनी अबाउट इट कि उसकी बच्चे की सालगिरह की पार्टी हो रही है, अगर पार्टी करनी है तो क्या करना है, उसमें प्लांटेशन हो रही है और उस बच्चे के साथ ही प्लांट भी ग्रो होगा। अगर तो आपकी अपनी ज़मीन है, अपना घर है, डू दैट। दिस आई मीन लाइक इट कैन बी, इसको एक फ़न एक्टिविटी भी बना लें और उसमें बच्चा जब बड़ा हो रहा होगा साथ साथ उसको ये भी पता होगा ये कितना करना ज़रूरी है, तो ही विल ऑल्सो गिव इट फॉरवर्ड और लोगों को भी सिखाएगा। मतलब एक सिलसिला जो है ना उसको शुरू किया जाए। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो आपने घरों के अंदर लगा सकते हैं, जो आपको ग्रेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इंडोर प्लांट्स में एक स्नेक प्लांट आता है
इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। आप वो लगा सकते हैं, रबर प्लांट आप लगा सकते हैं। सो हम तो एक फहरिस्त पूरा शो कर सकते हैं इस पर आपको मशवरे देने में। वैसे शौक होना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट में, आपको हमने पहले भी बताया था, शुरू इस बात से किया था, 222 रन से हराकर सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है। श्रीलंकन टीम 188 रन बनाकर आउट हुई। नुमान अली ने 7 खिलाड़ियों को भाई आउट किया, 3 विकेटें नसीम शाह ने हासिल की। पाकिस्तान की बैटिंग बॉलिंग तो अच्छी हुई है, हिकमत अमली के भी पूरे नंबर हमें मिलने चाहिए। और अब पाकिस्तान का अगला इम्तिहान क्या है? एशिया कप ऑफ कोर्स, और वर्ल्ड कप उसके बाद। अपनी विकेटों के बाद श्रीलंका में भी अच्छा परफॉर्म करके हमारे लड़कों ने ये साबित कर दिया है कि वो इंडिया में ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाएंगे, और अगेंस्ट एनीबडी फॉर दैट मैटर, क्योंकि वहाँ कमोबेश पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी विकेटें ही मिलेंगी। सो दैट ये बड़ी अच्छी एक वो प्रैक्टिस रन हो गया जिसमें जीत भी गए। तो एक बड़ा जी एडवांटेज पाकिस्तान को हासिल हो गया इसी वजह से। और दूसरी तरफ मिसबाहुल हक ने पीसीबी के इख्तियारात जो हैं वो संभाल लिए, और वो फ़ौरन कोचेस के ख़िलाफ़ 2 टोक राय रखते हैं। ये तो हमने कल भी बात की थी, लेकिन पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद गैर मुल्की कोचेस को कैसे तब्दील करेंगे, क्यों करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अब्दुल रज़ाक भाई हमारा वेट करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक भाई। बताइएगा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सीरीज़ खेली है, जीती है, दुनिया भी हैरान है, हम तो हैं ही बहुत खुश। बड़ी गैर रिवायती सी जारहाना क्रिकेट खेली, फिर हिकमत अमली भी अच्छी थी। लोग कह रहे थे बाबर डिक्लेयर नहीं कर रहा, उसके पीछे भी ज़ाहिर एक पूरी स्ट्रैटेजी थी। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ अब हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हम ऐसा ही खेलेंगे? नहीं, देखिए श्रीलंका की टीम इतनी बुरी भी नहीं थी और होम एडवांटेज हमेशा रहता है। और जिस तरह पाकिस्तान ने आउट क्लास किया, जिस तरह गाल से ये सफ़र शुरू हुआ, पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, पर जिस तरह सौद शकील ने टीम को लिफ्ट किया और टीम के लिए खेले, तो ये एक प्लस पॉइंट था जिसकी वजह से दूसरा टेस्ट पाकिस्तान आसानी से जीत सका। तो ये एफर्ट होती है प्लेयर्स की, जब प्लेयर्स टीम के लिए खेलता है तो एक नेचुरली कॉन्फिडेंस आता है। तो उसी कॉन्फिडेंस में आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को आराम से दूसरा टेस्ट हरा दिया। तो ये एक टीम एफर्ट होती है, टीम यूनिटी होती है, तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी। ऑफ कोर्स इट वाज अ टफ टीम टू बीट एज वेल। ऐसी बिल्कुल आपने सही बताया। अच्छा ये बताएं, ये एक बड़ी अच्छी जीत थी जिसमें हर खिलाड़ी ने अपना हिस्सा डाला, ये बड़ी अच्छी तरह नज़र आई बात। बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क देखने को मिला, और कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप जो था वो भी बड़ा अच्छा काम कर गया है। तो अब ये एक परफेक्ट हमें चीज़ नज़र आ रही है। क्या इसके बाद टीम या मैनेजमेंट में कोई चेंजेस, कोई तब्दीली होनी चाहिए? ख़ासतौर पे मिसबा को ये रिस्क लेना चाहिए? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर टीम जीते तो बस सारा क्रेडिट आप मैनेजमेंट को दे दें या किसी और को दे दें। ये एक टीम एफर्ट होती है जो नज़र आती है, और ये जितनी भी टीमें पूरे वर्ल्ड में है, आपने देखा होगा कि ये बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आज आप अच्छा खेल रहे हैं, अगर कल बुरा खेलते हैं तो फिर आप कैसे कहेंगे कि जी पहले मैनेजमेंट ठीक कर रही थी, अब मैनेजमेंट गलत हो गई है। तो ये ऐसा नहीं होता। प्लेयर में कॉन्फिडेंस और प्लेयर का ख्याल रखना, उनकी लुक आफ्टर करना, ये बहुत ज़रूरी है, और इसी फ्रेम ऑफ माइंड से पाकिस्तान को खेलना चाहिए। और आपको पता है मैनेजमेंट में भी चेंजिंग आती रहती है और बोर्ड में भी चेंजिंग हो रही है। तो अब पाकिस्तान टीम को चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ फोकस क्रिकेट पे करें, क्योंकि अपकमिंग जो टूर्स आ रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब पाकिस्तान और श्रीलंका में एशिया कप होगा और इंडिया में वर्ल्ड कप, यानी अभी क्रिकेट इसी रीजन में होनी है, इन्हीं तरह की पिचेस पर गेम खेली जाएगी। तो टेस्ट में परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी, खासतौर पर बैटर्स को, क्या वनडे में आपको लगता है आपके चांस देना चाहिए, उनकी फॉर्म का फ़ायदा उठाएं, या वनडे का कॉम्बिनेशन है उसको ख़राब ना करें? देखिए, ये जो क्रिकेट है ना, हर प्लेयर का एक माइंड होता है। कुछ प्लेयर टेस्ट में अच्छा खेलते हैं और जरूरी नहीं कि वनडे में अच्छा खेलें, और कुछ वनडे में अच्छा खेलते हैं, जरूरी नहीं कि वो टेस्ट में खेलें। तो पाकिस्तान को ओवरऑल पाकिस्तान की टीम बनी हुई है, और जो वनडे की टीम है उसमें वनडे की टीम ही रहनी चाहिए। इससे एक कॉन्फिडेंस की जो प्लेयर चाहता है वो नजर आएगा। अगर आप टेस्ट की परफॉर्मेंस में वनडे में प्लेयर ले आएंगे तो जो वनडे का प्लेयर है वो फिर स्पॉइल हो जाएगा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। जो वनडे का प्लेयर है उसको बिल्कुल वनडे खेले, जो T20 का T20 खेले, जो टेस्ट में परफॉर्म कर रहा है तो कोशिश करें कि वो टेस्ट में ही खेले। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।
आई एम पॉजिटिव अबाउट द कमिंग अप टूर्नामेंट्स, वी आर डूइंग रियली वेल। अच्छा जी, 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम आपको अपडेट देंगे अभी, और अभी हम चलेंगे क्वेटा, वहाँ पर शहाब उमर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज क्वेटा में मुहर्रमुल हराम के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं। ख़ासतौर पर पुलिस, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, RRG जो ईगल स्क्वाड है उनकी जो गश्त है उसमें इजाफा किया गया है, और इसके साथ ही जो FC के एहलकार है वो भी तैनात है। शहर के अतराफ में जो पहाड़ है वहाँ पर लेविस फोर्स को तैनात किया गया है। आज जो नायत मुहर्रमुल हराम का मौका, इस सिलसिले में 3000 पुलिस के एहलकार आज तैनात किए गए हैं। ख़ासतौर पर जो जुलूस के रूट है उनको और सील कर दिया गया है दुकानों को, और जो आज नायत मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है वो दोपहर 2 बजे क्वेटा के इलाके मिकानगी रोड से इमाम बारगाह नासरुल अज़ा से बरामद होगा, जो कि मिकानगी रोड से होता हुआ उस्मान रोड पर वापस मिकानगी रोड पे इमाम बारगाह नासरुल अज़ा पहुँच के इख्ताम पजीर होगा। दूसरी जानिब कल योम आशूर के सिलसिले में जो मुख्तलिफ जो इलाके ख़ास तौर पर जो मच जो वहाँ से जुलूस आज यहाँ क्वेटा पहुँचेंगे, उस सिलसिले में उनकी भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वो यहाँ पहुँचेंगे। कल योम आशूर का जो जुलूस होगा उसमें शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक हमें बता रहे थे क्वेटा से शहाब उमर, और दुआ हमारी यही है कि सब कुछ बखैर व आफियत अपने अख्तिताम को पहुँचे। मोबाइल सर्विस अभी क्वेटा में मुअत्तल है। अच्छा जी, मुल्क में साइबर कवानीन को मजीद बेहतर बनाने का दावा करती हुकूमत ने अहम बिल जो है वो मंजूर किया है, और इस बिल को क्या ई सेफ्टी बिल 2023 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, ये दो नाम का नाम दिया गया है। डिजिटल हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले कारकुनों ने बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है, और उनका कहना है कि इस बिल से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इजहार राय आज़ादी जो है उसका हक मुतासर होगा। मतलब वही की एक जगह वैसे रह गई थी जहां पीपल कुड से व्हाट दे वांटेड टू से, तो अब उस पर भी लगता है क्लैम्प डाउन होने वाला है। हुकूमत के मुताबिक डेटा प्रोटेक्शन बिल का मकसद सारिफ के डेटा का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये बिल हर किस्म के ऑनलाइन खिदमत जैसे ऑनलाइन शॉपिंग समेत मुल्क में मुख्तलिफ कंपनी और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स को फराहम करदा डेटा के गैर मजाज इस्तेमाल को रोकेगा। अब हुकूमत का ये कहना है कि ई सेफ्टी बिल का मकसद ऑनलाइन हरासा करने, साइबर बदमाशी, ब्लैकमेलिंग जैसे जराइम को रोकना है। बिल के तहत नई रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है, जिसे ई सेफ्टी अथॉरिटी का नाम दिया जाएगा, और ये अथॉरिटी बज़ाहिर वेबसाइट्स, वेब चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और मीडिया हाउसेस की मौजूदा वेबसाइट्स की रजिस्ट्रेशन और निगरानी की जिम्मेदार होगी। इंटरनेट पर मौजूद प्लेटफॉर्म्स की नुमाइंदगी करने वाले आलमी इदारों ने डेटा प्रोटेक्शन कानून के मुसव्वदे पर ज़रा रिजर्वेशन जाहिर की हैं। बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत ने उजलत में प्रॉबली ये कानून बनाए हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि क़वानीन काबिल अमल नहीं है। इस तरह की कोशिशें पहले भी नाकामी से दो चार हुई हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है, समझ में आता है, लेकिन इसके नाम पर सेंसरशिप को कबूल नहीं किया जा सकता, और इस तरह की पाबंदियों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुतासर होती है। और ख़ास तौर पे जहां हम कहते हैं ना कि जब हमने अपनी IT इंडस्ट्री को पूरा इतना ज़्यादा फ्लरिश करना है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, एंड दैट इज़ द फ्यूचर एज वेल। वहाँ इस किस्म के अगर बिल्स आ जाएंगे तो क्या फ्यूचर रह जाएगा। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निगत दाद हमारे साथ मौजूद हैं। निगत से सबसे पहले तो ये रिजर्वेशंस की बात कर लेते हैं कि एक क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, एंड इट हैज़ बीन डन इन हेस्ट, कंसल्टेशन ज़्यादा लोगों से नहीं की गई। आप भी यही समझती हैं, और क्या रिजर्वेशंस हैं आपकी? पहली बात तो ये कि हुमा अब्दुल्ला, ये बेसिकली वही चीज़ होने जा रही है जो कि पिछले दौरे हुकूमत में करने की कोशिश की गई थी, वो पीका ऑर्डिनेंस के नाम पे, जो कि बाद में चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। डेफिनेटली जो इतराज़ात हैं इंडस्ट्री के और बाकी लोगों के वो यही हैं कि कंसल्टेशन नहीं की गई, अभी तक ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। आप मीडिया के लोग हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को ड्राफ्ट मिला है या नहीं मिला ई सेफ्टी बिल का, लेकिन ये कि जो सीक्रेसी है अराउंड लैंग्वेज कि क्या प्रपोज किया जा रहा है, क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं, एक तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरी बात ये कि ऑलरेडी पीका के अंदर काफ़ी मसले मसाइल हैं, पिछले इतने सालों से आप लोग भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, उनको एड्रेस किए बगैर जब नहीं आप अमेंडमेंट्स कर रहे हैं और फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन और इस तरह की चीज़ों को डाल रहे हैं बगैर
कोई नुआंस ऑफर किए और वो क्लियर नहीं है, वो एम्बिगुअस टर्म्स हैं, तो उस पर अगर आप क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, 5 साल की सजा लोगों को दे रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ अगर फैलाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, जो कि अगर पास हो गया तो फिर हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि फेक न्यूज़ क्या है या डिसइंफॉर्मेशन। अच्छा, अब ये बताइएगा निगत कि जाहिर है कि एट द सेम टाइम हमने ये देखा है कि किस तरह से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके माशरे में इश्तियाल फैलाया गया। हमारे सामने ताज़ा है, हमारी तो रिसेंट ही एग्जांपल्स हैं कुछ, किस तरह से मतलब मेरे बारे में, आपके बारे में, हुमा के बारे में, फलां के बारे में, ढमका के बारे में पूरी झूठी कहानियाँ, मुल्क के बारे में, अफवाज के बारे में पूरी झूठी कहानियाँ घड़ी जाती हैं यूट्यूब पर, उससे पैसे भी कमाए जाते हैं। कैसे मैनेज करेंगे? अब्दुल्ला, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम तमाम लोग, इवन मैं जो यहाँ पे बात कर रही हूँ, मैं इसका बहुत शिकार हुई हूँ डिसइंफॉर्मेशन का। और वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं, वो आपकी रेपुटेशन ख़राब करता, आपको ऑफलाइन भी बहुत से नताइज भुगतने पड़ते हैं। और ये पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसका हल ये नहीं है कि हम कोई भी कंसल्टेशन किए बगैर, लोगों से पूछे बगैर आप करें ये चीज़ें, लेकिन कम अज़ कम एक प्रॉपर तरीकाकार होता है कि सबको ऑन बोर्ड लें, लोग इस पे अब तबसरा करें, अपनी भी वो राय दें कि ये कैसा होना चाहिए। और देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ात या प्रोटेक्शंस ऑफर किए बगैर हम ऐसी चीज़ें बुलडोज नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे डिसइंफॉर्मेशन का सामना ना हो, लेकिन साथ में मैं ये भी चाहूँगी कि मासूम लोग जो हैं वो इस तरह के कानून की उसके नताइज ना भुगतें, जो कि ऐसी चीजें करें जो कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये फेक न्यूज़ है या डिसइंफॉर्मेशन है। तो प्रोटेक्शंस जो हैं वो भी साथ में होती है। और बहुत से दुनिया के बाकी ममालिक में भी कौन सा मॉडल हम लें, कोई मॉडल बताएं। दुनिया में जाहिर है ये सारा मामला तो हर जगह ही है, एकदम से ये सोशल मीडिया और ये सारा कुछ किसी ने भी फौरन से कंट्रोल तो नहीं कर लिया होगा। इनफैक्ट निकत, एशिया इंटरनेट कोalition जो है उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है इसको। एक तो ऑब्वियसली इट हैज़ बीन डन इन हेस्ट और इस पर कंसल्टेशन भी नहीं किसी की ली गई। आपने अगर तो ड्राफ्ट हैज़ गॉन थ्रू योर आइज़, क्या चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं जो कि गलत डायरेक्शन में जा रही हैं? निगत, ओके, वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद निगत। मुझे पहले लगा कि निगत जरा रुकी हुई है अपनी जगह पे और सोच रही हैं क्या है होना चाहिए। बट बात ये है कि नहीं, ये तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। देखिए, ये एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं ना, और वो इन द वे एक हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है उसके थ्रू भी बहुत हम मुतवक्के, मतलब ये एक्सपेक्ट कि इस तरह हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। और ऐसी जब चीज़ें आती हैं, इस किस्म के बिल्स जब पास होते हैं, तो बाहर लोग जो बैठे होते हैं, जो ज़रा आज़ाद मुल्कों के हैं, तो वो मुतात हो जाते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, तो वाई वुड बी। तो ये इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे भी जाता है। सो इट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। और इसमें हम बात करते रहेंगे, वैसे ऑफ कोर्स बात भी करते रहेंगे। जब हमारे पास वापस नहीं आ रही, हम बात करेंगे। मेरा ख्याल नहीं हो रहा हमारा राब्ता बहाल। सो इंटरनेट के कुछ इलाकों में आपको पता है कुछ इश्यूज आ रहे हैं। खैर, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ये बताना चाहेंगे आपको कि पूरे कराची के लिए तो शायद नहीं, लेकिन चलें कराची के कुछ इलाकों के लिए अच्छी खबर है। और ख़बर ये है कि सिंध और बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में हालिया बारिशों से हब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया है। हमारे यहाँ तो शहर के इस तरफ तो पानी आता नहीं है, लेकिन इतना पानी ज़रूर है कि कराची अपनी 1 साल की ज़रूरत पूरी कर सकता है। वैसे हम जब हमेशा अथॉरिटी से बात करते हैं, टैंकर सिस्टम, वो कहते हैं हमारे पास तो पानी की सप्लाई नहीं है, पानी कंजम्पशन ज़्यादा है, पानी कम है, इसलिए तो टैंकर आता है। सो पता नहीं है फिर क्या सच है क्या नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है 1 साल तक ये कोई बहाना नहीं चलेगा और पानी होना ही होगा, मतलब पानी ना हो। सो हब बेसिकली मैं तो कहता हूँ छोड़ें, देखिए कि कितना प्यारा लग रहा है अपने आप। ठीक है, अच्छा लग रहा है, भरा भरा पानी, खूबसूरत मंजर। आपको पता है ये मंगला डैम और ये बड़े अच्छे पिकनिक रिजॉर्ट्स बन सकते हैं। मंगला डैम तो है, मंगला डैम इज अ ग्रेट। और हम बचपन में मंगला डैम जाते भी थे। सो इब्राहिम गम्बो हमें हब डैम से बता रहे हैं कि हब डैम जो भरा है उसके नतीजे में हमें कितना पानी मैसर आएगा। लेट्स वॉच सम विजुअल्स एज़ वेल। कराची वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हब डैम जो है वो पानी से लबालब भर चुका है और हालिया मानसून की बारिशों के बाद जो है उसका अखराज, पानी का अखराज जो है वो हब डैम से हो रहा है।
यहाँ पे ये आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि हालिया बारिशों से कबल जो है वो हब डैम की 10 फीट की गुंजाइश बाकी थी, जो कि 329 के करीब थी, जिसके बाद भरने मानसून की बारिशों के बाद जब वो डैम भर चुका तो उसकी जो पैमाइश है, जो उसका लेवल है सतह आब जो है वो 341 पे जा पहुंचा है, जो कि कराची वालों के लिए 2.5 साल तक का पानी एक जगह पे ज़ख़ीरा हो चुका है। इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि स्पिलवे के ज़रिए जो पानी अखराज हो रहा है वो तकरीबन 45,000 क्यूसिक का पानी है, जो कि स्पिलवे से हब डैम के अखराज होने के बाद हब नदी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हब नदी के बाद बहरा अरब में जाके गिरेगा। यहाँ पे ये बात भी बताते चलूँ कि हब डैम जो है वो कराची और हब वालों शहरियों के लिए जो है वो तकरीबन 100 योमिया मिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कराची और हब के शहरियों के लिए। जी, ज़बरदस्त खुशखबरी तो तब होगी जब हमें एक साल ये कोई ना कह सके कि जी पानी तो नहीं है और ख़रीदना पड़ेगा। एंड ऑल दैट पानी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल। बहुत शुक्रिया इब्राहिम काम्बो। वी आर बैक इन कनेक्शन विद निगत दाद, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, और बात हम कर रहे हैं ई सेफ्टी बिल 2023 और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। निगत, फाइनली जल्दी से हमने आपको जो सवाल दिया था वो एशिया इंटरनेट कोalition ने भी ये एक एतराज़ उठाया जो कि एक्चुअली बड़ा पर्टिनेंट है कि जो अभी बिल्स की बात हो रही है दे फॉल शॉर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात हो, इफ द ड्राफ्ट हैज़ गॉन थ्रू योर आइज, क्या चीज़ें स्टैंड आउट कर रही हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? What model can we really follow? बिल्कुल, देखिए जो खासतौर पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून है ना वो GDPR गोल्डन रूल्स हैं EU के, उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन वो इस वजह से वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर हम ये एज अ मुल्क ये कह रहे हैं कि हम डेटा लोकलाइजेशन करना चाहते हैं तो हम बेसिकली अपने ये जो बाहर की कंपनीज हैं और इवन पाकिस्तान के भी जो बिजनेसेस हैं, हम अपने क्लाउड स्टोरेज की बात करें कि हम वो सारा डेटा यहाँ पाकिस्तान में स्टोर करेंगे, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिकली है नहीं। आप देखें एनर्जी के क्राइसिस हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस हैं, तो क्या हम ये कर सकते हैं प्रैक्टिकली जब आप ये डाल देंगे बिल के अंदर, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद नहीं है, और दूसरे की प्रोटेक्शंस आपने ऑफर नहीं किए हैं। क्यों कोई बाहर की कंपनी पाकिस्तान में ये डेटा प्रोटेक्शन डेटा सेंटर्स खोलेगी यहाँ के? जब लीक बार बार हमें ऐसे इंसिडेंट नजर आते हैं कि डेटा लोग लीक होता है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी चीज है कि आप और नेशनल सिक्योरिटी और इस तरह की जो चीजें बीच में डाली हुई हैं, तो आप फिर अपने आप को बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं कि हम इन बुनियादों के ऊपर जो है वो ये एक्सेप्शंस हैं और हम इनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये चंद चीजें हैं, और मतलब डेटा प्रोटेक्शन का कानून पाकिस्तान में लाना एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगेन प्रॉपर कंसल्टेशंस के साथ लाएं तो एक अच्छी चीज होगी कि हम एक अच्छा कानून पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें। और भी कुछ लोग हैं, आप लोगों से मशवरा किया गया था इस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले? बिल्कुल अब्दुल्ला, इस पे काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशंस हुई हैं, और वो कंसल्टेशंस पिछले चंद सालों में PTI के दौर में भी हुई हैं और अभी PDM के दौर में भी आई थिंक एक आध कंसल्टेशन हुई है, और ये तमाम बिजनेसेस ने अपनी जो है वो दिए थे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन कंसल्टेशंस का मकसद ये होता है कि आप लोगों की रिकमेंडेशंस को कंसिडर भी करें। अगर आप वो कंसिडर नहीं कर रहे तो फिर उन कंसल्टेशंस का कोई फ़ायदा नहीं। Absolutely, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। बेसिकली मिसयूज होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं if it is not done right। तो उसको खत्म कर दें और उसके बाद ठीक है फिर गो अहेड विद इट, प्रोसीड विद इट। अच्छा जी, बारिशें भी हो रही हैं, मॉनसून का जो सिलसिला है वो बिल्कुल जारी है, और कहीं कहीं अच्छा लग रहा है, कहीं कहीं खौफ आ रहा है। मजमूई तौर पर वैसे सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है कंट्रोल में, लेकिन कुछ इलाके तबाहकारियों की जद में आ रहे हैं। बलोचिस्तान पर्टिकुलरली साउथर्न पंजाब के इलाके बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों सैलाबी रेलों से कई मकामात पर हिफाजती बंद टूटे हैं, फसलें तबाह हुई हैं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं। 24 घंटों के दौरान 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मानसहरा में मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पंजगूर में नैनू डैमों का पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, ज़िले में हंगामी हालत नाफिज है। लैंडस्लाइडिंग के बायस राब्ता सड़कें बंद हैं। रहीम यार खान के करीब दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बढ़ने से सैलाब का खदशा है, और कच्चा चौहान रसूलपुर समेत दीगर बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। मुतासरीन माल मवेशियों समेत अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से तोदा गिरने से खातून जाँ बहक और 2 खवातीन लापता हो गई हैं।
सो ये है ताज़ा सूरत हाल। Having said that, हमने कहा था कि हालात इतने बुरे नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ये सुन के आपको लगा होगा कि इतने अच्छे भी नहीं हैं। बट हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं पिछले 1-2 सालों में जो तबाहियाँ हुई थी ना, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स दिस कैन गो आइदर वे। सो हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पूछेंगे कि क्या हालात हैं उनके एरियाज़ में, उनके इलाकों में। राजनपुर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इलियास रजा। जी, ज़िला राजनपुर इस टाइम 2 तरह के सैलाब से शदीद मुतासर हो रहा है। एक जानिब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाके इस टाइम ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ से बड़ी तादाद में लोग इस टाइम नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब कोइट सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है और नदी नालों का सैलाबी पानी इस टाइम मैदानी इलाकों को शदीद मुतासर कर रहा है। जो नदी नालों का जो सैलाबी पानी है वो इस टाइम रुझान में डैम की सूरत में जमा होता जा रहा है। गुज़श्ता साल भी यही पानी पे पहले जमा हुआ था और मजीद बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से शदीद नुकसानात हुए हैं। नदी नालों के रास्तों पर लोग गैर कानूनी आबाद हैं, वहाँ पर उन्होंने अपनी फसलात वगैरह वहाँ पर आबाद की हुई हैं। पानी को रास्ता नहीं मिल रहा कि वो पानी दरिया सिंध में जाकर दाखिल हो। जिला इंतजामिया बार बार पानी को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से पानी इस टाइम वहाँ पर मौजूद है। जिला इंतजामिया की जानिब से फ्लड इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और मुख्तलिफ मकामात पर वहाँ पर रिलीफ कैंप भी कैंप किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई की है, जिसकी वजह से नदी नालों में एक बार पानी की सतह मजीद बुलंद होगी। जी देखा तो फिर राजनपुर में तो बहुत शुक्रिया इलियास रजा। ऐसी है कि दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन, इट कैन गो रियली बैड एज वेल। बहावल नगर चलेंगे अभी, वहाँ पे हमारे साथी हैं फहद शफीक, वो हमें बता रहे हैं। आज बिल्कुल बहावल नगर में दरिया सतलुज के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है और दरियाई पट्टियों पर जो आबादियां हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं और इन आबादियों के ज़ेर आब आने की वजह से बहुत से लोग इससे मुतासिर हुए हैं। ख़ास तौर पर उनकी जो फसलें हैं वो तकरीबन तबाह हो चुकी हैं। जानवर जो हैं वो भी चारा खाने से कासिर हैं, क्योंकि चारा भी जो है वो तबाह हो चुका है। यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं इस वक्त नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मैं इस वक्त बस्ती तुगेरा शरीफ के पास खड़ा हूँ। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, ये नकल मकानी करने के लिए लोग जो हैं वो रोड पे आ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से नकल मकानी करके जो है वो किसी महफूज मकाम पर जा सकें। मेरे साथ इस वक्त मुतासरीन सैलाब खड़े हुए हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और मालूम करते हैं कि क्या नुकसान हुआ है। आप कहाँ से आए हैं और किस हद तक नुकसान? हमारा ये आबाई इलाका है जी, तो ये हमारे कुछ रात को बस्ती कक्कू बोदला का जो बंद टूटा है उसकी वजह से तमाम पानी जो है ये देहाती इलाकों में और कई जानवर फसलों के लिए बहुत नुकसानदा साबित हुआ है। और ज़िले इंतज़ामिया की जहाँ तक बात है तो वो आपके सामने ये सारे हम मकामी ही बंदे खड़े हैं। कोई ज़िले इंतज़ामिया का, रेस्क्यू का, कोई अदर डिपार्टमेंट का बंदा यहाँ आपको नहीं नज़र आ रहा। अगर कोई आ भी रहा है तो वो ओनली फ़ोटो सेशन करके यहाँ से चले जाते हैं। ये और भी मकामी आदमी खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि जानवर, फसलें, बिजली का निज़ाम सब दरहम बरहम है। और ये आपकी तरफ से हम मैसेज दे रहे हैं ज़िले इंतज़ामिया को कि वो होश के नाखुन लें, खुदारा हमारे पास आएँ, यहाँ के लोगों का प्रेस हाल लें। ये दिस वाज स्केरी बिकॉज ये तो रोड भी क्रॉस कर गया पानी। तो ये ही चीज़ें हमने पिछले साल देखी थी। अल्लाह ना करे कोई उतना बुरा हो सिचुएशन, लेकिन दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, यू नो। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग इकदाम की अब अभी हम बात करेंगे। शुगर और दिल की बीमारियां मुल्क में आपको पता ही है। शुगर तो हमारी यहाँ रैम्पेंट है ना, खत्ते में शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा के नाम से आगाही मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। आई रियली लाइक दिस। वैसे ट्विटर पर एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आवाम की अच्छी सेहत का और सेहतमंद खुराक का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और यह आवाम का हक़ है कि उन्हें मालूम हो कि वो जो खाना उन्हें फ़राहम किया जा रहा है उसमें क्या अज्जा शामिल हैं, ताकि वो बेहतर और शफाफ मालूमात की बिना पर अपनी खुराक का अपनी चॉइसेस बेसिकली कर सकें। तो इस मुहिम के तहत हर रेस्टोरेंट खानों की मुकम्मल कैलोरीज जो है वो सारिफ को के साथ शेयर करेंगे, उनको ये बताना होगा। और इसके अलावा खाने पीने की पैक शुदा अशिया पर आलमी इदारा सेहत की सिफारिश करदा तजावीज़ पर मबनी ग़िज़ायात की मुकम्मल मालूमात शाया की जाएंगी। बाहर से आप मुल्कों से जब प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी आता है तो आपको पता है ना, उसके एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन इट। मतलब कोई धोखेबाजी नहीं हो सकती कि इसके अंदर क्या था क्या नहीं था। यू हैव टू स्टेट। तो वही कोशिश की जा रही है कि यहाँ भी हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि ट्रांस फैट को भी सिर्फ 2% तक महदूद किया जा रहा है ताकि दिल और दीगर बीमारियों का सदेबाप जो है वो किया जा सके।
हुकूमत ने आवाम को सेहतमंद बनाने के लिए अब मुहिम तो शुरू की है, लेकिन आवाम को खुद एहतसाबी के अमल से भी सर्टनली गुजरना होगा। रेस्टोरेंट से कैलोरीज बता देंगे, डिसीजन तो फिर भी आप ही का होना है ना कि आप एक बर्गर खाना है। इसको हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजन, पता चल जाए, ये ना हो कि हाय हाय मुझे तो पता ही नहीं चला। अ लॉट ऑफ आवर फूड्स पाकिस्तान में जो है ना, हम कहते हैं जी पढ़ लिया कहीं या इसमें फैट नहीं है तो आओ खा लें, फैट ना हो लेकिन ट्रांस फैट हो तो वो और भी नुकसानदेह है आपकी बॉडी के लिए। सो वी नीड टू लर्न दीस थिंग्स। सलमान सूफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हेड हैं पीएम स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स के। बहुत शुक्रिया आपका सलमान साहब। सूफी साहब, अब हुकूमत का जो कैलोरी काउंट वाला प्रोजेक्ट है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं और ये कैसे आपने आइडिया लिया, क्या ज़रा बताएं इसकी बैकग्राउंड स्टोरी। जो ये हमारी कैंपेन है वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पे जो स्टार्ट की गई है, महफूज ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा, इसका एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं आपसे भी जिस तरह क्वेश्चन मैं करता हूँ कि जब आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं या घर में खाना खाते हैं तो क्या आपको पता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं। लाइक हमारे अवाम को ये आइडिया नहीं होता या उनको बताया नहीं जाता कि भाई जो आप डिश ऑर्डर कर रहे हैं या आप बेशक एक ढाबे से खाना खा रहे हैं या एक 5 स्टार से खा रहे हैं तो उस डिश के अंदर क्या अज्जा हैं, उसमें सोडियम कितना है, उसमें शुगर कितनी है, उसका कैलोरी काउंट कितना है। तो इस इनिशिएटिव का मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में रेगुलेशन के थ्रू रेस्टोरेंट्स को पाबंद किया जाएगा, उनके साथ पार्टनरशिप की जाएगी कि अपने तमाम मेन्यूज़ में कैलोरी काउंट को रखें सामने, ताकि आप जब कोई भी डिश ऑर्डर करने लगें तो आपको आइडिया हो कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाना खा रहे हैं या ज़्यादा खाना खा रहे हैं। नंबर 2, इसमें हम रेस्टोरेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर रही हैं सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, KP, बलोचिस्तान, कि वो उनको बता रही हैं कि आपकी जो हमारी गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ में हम उनके रेस्टोरेंट के जो मेन्यू हैं उनको असिस्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे कि आप उनका जो कैलोरी काउंट इस्टेब्लिश करें। और फिर इवन जो नान भाइयों की दुकानें, कुलचे की दुकानें, निहारी की, फूड स्ट्रीट, हर जगह पे इस चीज़ को फैलाया जाएगा ताकि हर बंदा वो किसी भी रेस्टोरेंट में किसी भी जगह पे जा रहा है उसको आइडिया हो कि वो कंज्यूम क्या कर रहा है, और जब वो एक एहतियात से खाना खाए तो फिर इवेंचुअली उसकी सेहत बेहतर हो और अगले 5 से 10 साल में हमारे जो अस्पताल हैं वो वीरान हों और हमारे मैदान जो हैं वो आबाद हो जाएं। आइडिया तो बड़ा जबरदस्त आइडिया है। बाय द वे कराची में तो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कैलोरी काउंट लिखते भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी ऑब्वियसली पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं, जैसे कि निहारी। अब उसमें कोई अपने आप को फूल नहीं कर सकता कि नहीं बड़ी हेल्दी है, बड़ी अच्छी चीज़ है हम खा रहे हैं। मिठाई की दुकान वाले क्या करेंगे? हाँ, एनीवे ये ज़रूर बताइएगा कि ऑब्वियसली हुकूमत बहुत कुछ बदलना चाहती है या बदलना चाहती थी, लेकिन मार्केट्स तो एक चीज़ है, एग्जाम्पल जो वक्त पर बंद ना करा सके, तो हम फिर कैसे इसको ये समझेंगे, कैसे मुमकिन होगा कि सूबों के ज़रिए रेस्टोरेंट्स और ख़ास तौर पर स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं और वेंडर्स जो होते हैं उनको पाबंद किया जाए। ये हाँ, इट्स साउंड्स वेरी डिफिकल्ट। तमाम फूड अथॉरिटीज़ ने, तमाम फूड डिपार्टमेंट्स जो प्रोविंसेस के थे, उन्होंने रेस्टोरेंट की एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लिया, उनको गाइड किया, और उसमें से मैं आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि बहुत सारी मेजर चेन्स जो हैं, जिनका मैं नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता, वो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। पर अब हमारे सेकेंड फेज़ में हम गली मोहल्लों की हद तक ढाबों के पास, छोटे रेस्टोरेंट्स के पास, फूड स्ट्रीट्स के पास जा रहे हैं और उनको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3 से 6 महीने का वक्त है जिसमें आप अपने मेन्यूज़ को कन्वर्ट करें, उनका कैलोरी काउंट इस्टेब्लिश करें और फिर वो आप अपने वहाँ पे इस्टेब्लिश करें, वहाँ पे पेस्ट करें, ताकि जो भी आपसे खाना ऑर्डर करे उसको आइडिया हो कि वो खाने के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। तो इसलिए इसकी अप्रोच क्योंकि डिफरेंट है तो इसमें हमें रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। और आप बल्कि देखेंगे कि 14 अगस्त तक हम अनाउंस करेंगे कि बहुत सारी मेजर चेंज जो हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश कर लिया होगा, ये जो कंप्लीट कर लिया होगा, और उनके रेस्टोरेंट्स के अंदर और उनके ढाबों के अंदर ये मेन्यू की जो कैलोरी काउंट है वो ऑलरेडी लगा दिया गया होगा। अच्छा सलमान साहब, एक और प्रोजेक्ट भी सामने आया था, वो था घर बैठे पासपोर्ट की तजदीद का। तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए पासपोर्ट की ऑनलाइन तजदीद मुमकिन होगी? जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, जो लोग नहीं पासपोर्ट ऑफिस विज़िट कर सकते, माजूर हैं, या वैसे भी उनका अगर पासपोर्ट सिर्फ रिन्यूअल का है तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है तो अब सिर्फ वो एक वेबसाइट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं, अपनी तस्वीर अपलोड कर सकते हैं और उनका पासपोर्ट जो है वो फिर उनको बज़रिया कोरियर या ऑफिस से वो सिलेक्ट करके जो ऑफिस उनके करीब है वहाँ से वो अपना पासपोर्ट पिक कर सकेंगे। तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है इंटीरियर मिनिस्ट्री का कि जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा
फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखेंगे इससे रश भी जो है जो पासपोर्ट के ऑफिस में कितना कम हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जब जाते हैं तो रिन्यूअल के लिए जाते हैं। तो अब क्योंकि ये तमाम सहूलत ऑनलाइन कर दी गई है और इससे जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी जो एक रिक्वायरमेंट थी ऑफिसर की विजिट की वो कम कर दी गई है। इससे ऑब्वियसली करप्शन भी कम होगी, इससे ऑब्वियसली एजेंट माफिया का भी कमी होगी। बहुत ही ये तो ज़बरदस्ती हो जाएगा अगर हो जाए। सलमान सूफ़ी, हेड PM स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत ही अच्छे आइडियाज़ जो हैं वैसे गुलाब आते जामुन हैं, में कितनी लेकिन होती हैं कैलोरीज? मुझे लग रहा था कि आप उधर ही फंसे हुए हैं, और तो मैं पासपोर्ट वाले की बात करने नहीं, मैं तो गुलाब जामुन में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, बाय द वे जब हम इनसे बात कर रहे थे ना, तो हमारी टीम ने भी जम के जो तस्वीरें पीछे लगाई है ना खानों की, तो उसमें भी बट लाइक हेलो, अभी हम बता रहे हैं लोगों को कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और फिर मुंह में पानी आ रहा था तस्वीरें देख के। वेरी बैड, नहीं करना चाहिए, बट यू आर राइट, यस। और आपको पता ही है जितना आप खाते जाएंगे आपके मैदे को उतनी आदत पड़ती जाएगी, फूलता जाएगा, जितना आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे। खा लें जो खाना है, लेकिन वर्कआउट एक्सरसाइज भी तो करें ना, बताएं, क्योंकि वी ऑल ईट, वी लव टू ईट, वी आर फूडीज, कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, बट वर्कआउट। अच्छा जी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। दैट इज इट फॉर टुडे। आज 9 मुहर्रम है, कल यौम आशूर है। हमारी दुआ है कि सब खैर और आफियत के साथ अपने अंजाम को पहुंचे। जितने भी जुलूस और कांग्रेगेशंस हैं, वी गोना सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।